हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो भाई आज आपका टॉपिक क्या रहेगा? विटामिन। आज और कल मतलब नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, दोनों दिन हमको विटामिन ही पढ़ना है। होपफुली आप लोगों का कोई टेक्निकल ग्लिच सेक्शन में मैम कैसे मिलेगा। भाई आपका कोई डाउट है, बट मैं पूरा आपका कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ भाई, बाद में आपके कमेंट लेंगे। पहले थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये आपका। ओके, और आपके दिमाग में जो इतने सारे क्वेश्चन चल रहे थे वो भी इस चैप्टर में क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर क्या रहेगा बच्चा? विटामिन रहेगा। इसकी आपकी पहली क्लास है। लास्ट क्लास की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने आपका क्या कंप्लीट किया था? एक बार मुझे याद दिला देंगे आप लोग। लास्ट क्लास में हमने आपका क्या कंप्लीट किया था? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम भाई हमने आपका कंप्लीट किया था। ओके, चलिए। तो विटामिन की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो विटामिन जो है ये बेसिकली आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका वाइटल एंड दूसरा आपका एमाइन। वाइटल का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाले कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ जैविक रिएक्शंस जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, जिनमें विटामिन आपके पार्टिसिपेट करते हैं। और एमाइन मतलब एनएच ग्रुप। एमाइन मतलब इसमें आपका एनएच ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब विटामिन कुछ नहीं होते, बेसिकली हमारे शरीर में पाए जाने वाले या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स में आते हैं मैम? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स में आते हैं मैम? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। क्या हमको विटामिन से कोई एनर्जी मिलती है? तो नहीं, विटामिन से हमको कोई भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो बच्चा आपकी बेसिकली वाइटल केमिकल रिएक्शन है, विटामिन के बारे में सबसे पहले 1881 से 82 के बीच में किसने बताया था? लूनिन ने बताया था। किसने बताया था? आपका ल्यूनिन ने बताया था। इसके बाद में विटामिन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हॉपकिंस के द्वारा। किसके द्वारा? हॉपकिंस के द्वारा। और फिर फाइनली 1912 में कैशमियर फंक ने सबसे ज्यादा विटामिन के बारे में डिटेल में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले लूनिन ने बताया, फिर विटामिन थ्योरी किसने दी? मैम हॉपकिंस ने दी। और फिर उसके बाद में 1912 में कैशमियर फंक ने दुनिया के सामने ये विटामिन का एक डिटेल कॉन्सेप्ट रखा। ठीक है बच्चा, ये विटामिन का एक डिटेल कॉन्सेप्ट रखा। ठीक है, ओके, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बच्चा आपका आगे देखते हैं। अब विटामिन की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो ये दो तरह के होते हैं। एक आपके फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलने वाले, और वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलने वाले। फैट सोल्यूबल विटामिन को याद करने की ट्रिक है कीड़ा। क्या है बच्चा? आपकी कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये किसमें बच्चा? आपके वसा में घुलने वाले विटामिन है। रिकॉर्डेड शो हो रही है? अरे नहीं भाई, मैं लाइव पढ़ा रही हूँ यार, क्या दिख रहा है तुम लोगों को ये ऐसे? वो एक चैप्टर आपका आई थिंक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, बाकी नहीं है। बाकी नहीं है भाई, क्लास लाइव है, डेली आपको लाइव ही मिलेगी। चलिए भाई, देखो वो सब आपके बैकएंड के काम है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ओके, सो आप लोगों को जब मैं बोल रही हूँ लाइव है तो मतलब लाइव है। ठीक है, चलिए। वो एक दो चैप्टर ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आपने किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई है ना, तो वो चैप्टर आपका रह गया है, तो फिर उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं, अदरवाइज आपकी क्लास लाइव है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, पानी में घुलनशील आपके कौन कौन से विटामिन होते हैं? बी और सी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्या में कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं? संख्या में कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं? तो बच्चे आंसर लगाए थे, लगा के आए थे कि फैट सोल्यूबल आपके संख्या में ज्यादा होते हैं। नहीं, ये आंसर गलत था। वाटर सोल्यूबल हमारे विटामिन संख्या में ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये जो विटामिन है इनके बहुत सारे सब टाइप होते हैं। बट हम पहले क्या कवर करेंगे? हम लोग बच्चा आपका पहले कवर करने वाले हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर में किस ऑर्गन के अंदर स्टोर हो सकते हैं? तो किसके अंदर? लीवर के अंदर ये आपके स्टोर हो सकते हैं। इसीलिए हम लीवर को स्टोर रूम ऑफ विटामिन कहते हैं। ठीक है, फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन है, हालांकि ये सबसे ज्यादा विटामिन ए को स्टोर करता है, बट जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है ये सब के सब हमारे शरीर में लीवर के अंदर स्टोर हो सकते हैं।
कौन सा विटामिन है जो ज्यादा यूरिन या ज्यादा पसीना आने से हमारे शरीर से बाहर निकलता है? या जैसे आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमेशा अपने साथ में कुछ सप्लीमेंट वगैरह रखते हैं जिनको वो बीच बीच में ड्रिंक करते रहते हैं कि मल्टीविटामिन है, मिनरल्स हैं इसमें, ऐसे करके, है ना। क्यों रखते हैं? उसका रीजन यही होता है, उसका रीजन यही होता है क्योंकि बच्चा ये आपका क्या है, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी यूरिन में या पसीने में हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी में घुलने वाले विटामिन है। किसमें? ये आपके पानी में घुलने वाले विटामिन है। मैम आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम आरती है, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं अंकित, मैंने आपको बता दिया ना, वो एक दो चैप्टर ऐसे आपको बीच में मिल सकते हैं किसी बैच में। भाई मान लिया मुझे कहीं जाना है या कोई तबीयत खराब हो गई है या कोई अर्जेंसी आ गई है, उस केस में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आपका। अब विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज की गई थी हॉपकिंस के द्वारा, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? देखो, जो आपको कंटेंट मिल गया ना उस बात से मतलब रखो, फालतू की बातों में दिमाग मत लगाओ, है ना। तो प्लीज भाई थोड़ा सा आप लोग कमेंट को कंट्रोल करो और यहाँ पर दिमाग लगाओ, ठीक है जी। तो केमिकल नेम क्या होता है इसका? आपका रेटिनोल। ओके, क्या होता है बच्चे इसका? आपका रेटिनोल इसका केमिकल नेम होता है। ये हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी बनाने में मदद करता है, बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। बट सबसे अच्छा हमारे शरीर में ये किस चीज के लिए होता है? आई विजन के लिए। सबसे ज्यादा अच्छा हमारे शरीर में किसके लिए होता है मैम? आई विजन के लिए होता है। आंखों के अंदर यदि मैं आपसे बात करूं कि मैम विटामिन ए हमारी आंखों के लिए कैसे अच्छा होता है, तो आंखों में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक कोन सेल्स होती हैं, एक रोड सेल्स होती हैं। कोन सेल्स, हम जितनी भी कलरफुल चीजें देखते हैं ये सब हम कोन सेल्स की मदद से देख पाते हैं, जैसे रेड, ब्लू, येलो, कोई भी हमको कलरफुल चीज दिखाई दे रही है वो कोन सेल्स की मदद से दिखती है। और कोन सेल्स में देखने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो आप आंसर लगाओगे ऑप्सिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ऑप्सिन प्रोटीन मदद करता है। दूसरा, अंधेरे में हमें कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो अंधेरे में देखने में मदद करती हैं रोड सेल्स। और किसकी मदद से? रोडोप्सिन की मदद से, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करती हूँ, आंखों में दो तरह की सेल्स होती हैं, कोन सेल्स एंड आपकी रोड सेल्स। कोन सेल्स कलरफुल चीजें देखने में मदद करती हैं ऑप्सिन प्रोटीन की मदद से, और जो रोड सेल्स हैं वो क्या देखने में मदद करती हैं? अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। किसकी मदद से बच्चा? आपका रोडोप्सिन की मदद से, ठीक है, रोडोप्सिन की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे शरीर में ऑप्सिन है यही रोडोप्सिन में चेंज होता है ना। ये जो ऑप्सिन मैंने आपको बताया है यही हमारे शरीर में विटामिन ए की मदद से रोडोप्सिन में चेंज होता है। यानी अगर तुम्हारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो ये ऑप्सिन रोडोप्सिन में चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो ये ऑप्सिन रोडोप्सिन में चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से आप अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, यानी सूरज ढलने के बाद में आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं बनेंगे, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं बनेंगे। इतना जरूरी है ये विटामिन हमारे लिए। मैम आंसू ना बने तो ठीक है, क्या हो गया? अगर आपको रोते हुए आंसू नहीं आते हैं तो एक बीमारी है जीरोफ्थैल्मिया, आर कर लेना इसको। जीरोफ्थैल्मिया एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अगर ये बीमारी बच्चों को हो जाती है तो इन बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं और आगे चलकर इन बच्चों को परमानेंट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकती है, मतलब ये परमानेंट अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें हमारे शरीर में हो कैसे रही हैं, इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है? देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। लेकिन मैम हमें तो अंधेरे में दिखाई देता है, हमें आंसू आते हैं, तो मतलब तुम्हारे अंदर विटामिन ए की कमी नहीं है। बट जब एक छोटा बच्चा होता है तो आप देखना, जब बच्चा महीने का हो जाता है, 1.5 महीने का हो जाता है, तो जैसे वो रोता है ना तो हम बोलते हैं अरे रे रे रो गया, अरे रे रे आंसुओं से रो गया, आंसुओं से रो गया, हम उसको ऐसे चुप करते हैं। आंसुओं से रो गया तो अच्छी बात है, अगर रोते हुए बच्चे की आंख से आंसू आया है तो ये अच्छी बात है क्योंकि विटामिन ए की कमी नहीं है बच्चे में। लेकिन अगर उसकी आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं तो घबराने वाली बात है। बच्चा पैदा हुआ 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने का हो गया है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। अगर रोते हुए उसकी आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं तो, है ना क्योंकि उसको
जीरोफ्थैल्मिया हो सकता है, जिसकी वजह से वो आगे चलकर परमानेंट ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन का शिकार हो सकता है। माँ के दूध के अंदर माँ के दूध के अंदर आपका बहुत ही लिटिल अमाउंट में आपका विटामिन ए पाया जाता है ना। इसीलिए जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो अधिकतर वैक्सीन में विटामिन ए की मात्रा होती है, मतलब जितनी बच्चे के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि माँ के दूध में बिल्कुल नहीं होता, डिपेंड करता है कि माँ खाना क्या खा रही है ना। पहले एक समय था जब माँ के दूध में साइंटिस्ट लोगों ने यही मान लिया था कि माँ के दूध में विटामिन ए नहीं होता है ना। बट धीरे धीरे जब स्टडी बढ़ती है, हम चीजों को और डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर मिला कि भैया विटामिन ए माँ के दूध में तो है, और साथ ही साथ माँ क्या खाना खा रही है उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ इंडिया में जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो बहुत सारे परहेज, बहुत सारे नियम बन जाते हैं उस औरत के लिए, जो बहुत सारे मिथ होते हैं, है ना। जैसे मैंने देखा हुआ है, अभी मान लिया जून में आपका किसी औरत की डिलीवरी हो जाए, तो हमारे इंडिया में इतना ज्यादा वहम है कि जून में उसको गर्मी में तपने देंगे, मतलब उसके औरत के कमरे में पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे। ये सब मिथ है, ऐसा नहीं होता। जैसे होता है ना, अरे नहीं नहीं शरीर को हवा लग जाएगी, बाद में शरीर दर्द करेगा, हाथ पैर तेरे दर्द करेंगे, हमारी बात नहीं मान रही है, माथा नहीं बांध रही है। ये सब चीजें ना बहुत ही मतलब एक तरह से मिथ वाली चीजें हैं। जो वो माथा माथा बांधा जाता है ना, औरत का जो पट्टी बांधी जाती है, आपको पता है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब पुराने समय में कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं था, जब दाई या जो औरतें होती थी बच्चे पैदा करने में मदद करती थी, वो ये मानती हैं, औरत को माना जाता है कि भैया बच्चे पैदा करना मतलब मौत के घर से वापस लौट के आना है ना। तो वो एक तरह से मतलब एक विश मांगी जाती थी, औरत के जो माथे पे वो पट्टी बांधी जाती थी कि भैया भगवान इसका ध्यान रखे और इसको हिम्मत दे। दूसरा, जो पेन होते हैं, जो लेबर पेन होते हैं, तो उस समय पर हेडेक भी होता है, औरत का सर भी ऐसे होता है कि जैसे फट जाएगा, थोड़ा सा मसल्स को दबाने के लिए किया जाता था। इसका मतलब ये नहीं होता कि 1.5-2 महीने तक उसको वो पट्टी बांध के ही रखनी है ना। उसको गर्मी आ रही है, उसके सर में पसीना आ रहा है। एक मैंने फीमेल देखी, उसको सर बांधा हुआ है उसको, और 1 महीने से उसको नहलाया विलाया नहीं था, पता नहीं कुछ था उनके यहाँ पे, आई डोंट नो कि क्या रीजन था उसका। उसके पूरे सर में फंगल इन्फेक्शन हो रखा था, बच्चे को नहीं नहलाया है, बच्चा गंदा है, ठीक है। तो ये सब बीमार कर दोगे बच्चे को, मार दोगे। और आप, ऐसा नहीं होता भाई। डिलीवरी के बाद में नहाना भी होता है, ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने होते हैं, ब्रश करने होते हैं, नाखून नहीं बढ़ाने होते, सब कुछ करना होता है नॉर्मल। बस टेक एंड केयर ज्यादा करनी होती है, खाना अच्छा देना होता है, सैलेड देनी होती है, फ्रूट देना होता है ना। ये नहीं होता कि उसको रोज रोज वही बिल्कुल एकदम खिचड़ी वाला खाना खिलाओ। सैलेड भी हल्का खाना है, फ्रूट्स भी इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जो भी डाइजेस्ट हो रहा है फीमेल को, वो सब खाना खिलाना चाहिए, एंड इट इज गुड फॉर योर बेबी। उस महिला के लिए तो अच्छा है ही, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितने विटामिन उसकी बॉडी में बनेंगे वो दूध के जरिए आपके बच्चे में जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली वैक्सीन के जरिए भी विटामिन ए आपका थोड़ी बहुत अमाउंट में दिया जाता है। चलिए, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग हो जाएगा, सूरज ढलने के बाद दिखना बंद हो जाएगा। ये सच में बीमारी होती है, कोई मजाक ना बनाए। नाइक्लोपिया, इस नाइट ब्लाइंडनेस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? नाइक्लोपिया के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें अंधेरे में इंसान को नहीं दिखता। एक और खतरनाक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल जीरोसिस, यानी अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपका कॉर्निया परमानेंट डैमेज हो सकता है, और अगर कॉर्निया डैमेज हो गया तो आपको अंधा होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, है ना। क्योंकि कॉर्निया क्या है बच्चा? ये हमारे शरीर में विंडो की तरह कार्य करता है, आंख के अंदर विंडो के रूप में कार्य करता है। जैसे विंडो होती है ना, जैसे हमें जितनी लाइट की जरूरत है हम विंडो खोल लेते हैं, लाइट घर में आ जाती है, फिर हम विंडो बंद कर देते हैं जब हमें लाइट की जरूरत नहीं है। तो जो कॉर्निया है ना, ये हमारी आंख के अंदर विंडो के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के सबसे ज्यादा। प्लांट्स में हम लोग बात कर लेते हैं, जितने भी हरे और पीले रंग के, जितने भी आपको हरे और पीले रंग के फ्रूट्स या सब्जी दिखते हैं, उन सब में आपका विटामिन ए पाया जाता है। शॉर्ट में मैंने आपको लिखा हुआ है, जैसे पालक के अंदर, ठीक है, सरसों के साग के अंदर, पपीता, आम, मेलन यानी खरबूजा, अभी देखो आपका सीजन चल रहा है, केले के अंदर, ठीक है। अब ये जो बच्चा हमारे शरीर में हमने सबसे ज्यादा इनमें से किसमें मिलता है मैम? गाजर में। हम सबको रटा हुआ है कि गाजर के अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, जो हमारी आंखों के लिए अच्छी है। एक्चुअली में गाजर में विटामिन ए नहीं होता, गाजर में होता है बीटा कैरोटीन। गाजर में क्या होता है? बीटा कैरोटीन, जो हमारे लीवर के पास जाता है, और ये लीवर इसको किसमें चेंज करता है? विटामिन ए में चेंज करता है।
ठीक है मैम, बता दो। स्नेहा कह रही है मैम ये सब नाम याद रखने हैं। हाँ बिल्कुल नाम याद रखने हैं भाई। ठीक है। हाँ आपस में बात कर लो। स्नेहा आप मोटे हो, आप पतले हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, बस यही करने आते हो तुम क्लास में, इसीलिए तुमने पैसा दिया है पेड क्लास के लिए? इसीलिए पैसा दिया है क्या पेड क्लास के लिए? नहीं ना। भाई सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बता दिया था, बहुत सारा कंटेंट है, मुझे समय कम है, कंटेंट ज्यादा है। या तो तुम लोग बातें कर लो मेरे से क्लास में, छोटे मोटे डाउट होते हैं तुम्हारे, जो मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगी वैसे भी आपके कंप्लीट हो जाने। जिस दिन बायोलॉजी कंप्लीट करूं पूरी एक क्लास लगा दूंगी डाउट के लिए, और आप में से ना 10 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो डाउट पूछ पाएंगे। इतना मुझे खुद के कंटेंट पे भरोसा है, समझाने पे भरोसा है। ठीक है चलिए। तो बच्चे देखो, अब यहाँ पर यदि हम बात करें एनिमल्स के अंदर विटामिन ए कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, तो फिश का जो लिवर ऑयल होता है, एग और मिल्क प्रोडक्ट। एक चीज याद रखना, अंडे के अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट और प्रोटीन मिलेंगे, है ना, विटामिन मिलेंगे। नॉर्मली जो लोग अंडे खाते हैं, यानी जो जिनको अंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे भाई मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे अंडे से प्रॉब्लम है, मैं नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ, है ना, तो वेजिटेरियन लोगों में थोड़ा मिनरल्स और विटामिन की कमी ज्यादा देखी जाती है। नॉनवेज खाने वाले में और अंडे खाने वालों में कम देखी जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन के पास हमारे पास में सोर्सेज नहीं है, हमारे पास सोर्सेज है, बट लेकिन वो दूसरी चीजें हो जाती हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे मेरे साथ में केस है कि भाई मुझे बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़े रहोगे या कमी रहेगी। दूसरा है विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी खोज की थी हॉपकिंस एंड एडवर्ड ने। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, या हमारे शरीर में स्किन के जरिए एक्टिव होता है, कार्य करता है। एक बहुत ही बड़ी आपकी बात है कि अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है, धूप में बैठ जाओ, धूप से विटामिन डी मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें धूप से विटामिन डी नहीं मिलता, क्लियर कर लो, हमें धूप से विटामिन डी आपका नहीं मिलता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन डी के रिच सोर्सेज होते हैं, उसी से हमको विटामिन डी मिलता है। बट ये इकलौता ऐसा विटामिन है कि अगर हमारे शरीर पर धूप नहीं पड़ेगी तो ये एक्टिव नहीं होगा, ये आपका कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका एक्टिव नहीं होगा, ये आपका कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, जिससे हड्डियां वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसको हम हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कुछ आपके हार्मोन पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, इस तरह के कुछ हार्मोन बनाने में हमारे शरीर में ये विटामिन मदद करता है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें लिखा लिखाया मिलेगा एज इट इज। ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में को फैक्टर के साथ में काम करता है। मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर सेलेनियम प्रेजेंट है तो ये इसको अपने साथ में मिलाएगा और एक्टिव होकर कार्य करेगा। यानी ये सेलेनियम भी इसके लिए जरूरी होता है। अगर आप विटामिन डी के कभी कैप्सूल्स खाते हो या दवाइयां खाते हो, आजकल सभी के अंदर विटामिन डी की कमी मिलेगी, स्पेशली शहरों में रहने वाले लोगों में, नौकरी करने वाले लोगों में, है ना, जो एसी और उन सब की नौकरी करते हैं, सब में मिलेगी ये कमी। तो उसमें आप ध्यान से देखना, उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट सेलेनियम की भी होती है, क्योंकि ये इसके रूप में कोफैक्टर के साथ में काम करता है, मतलब ज्यादा एक्टिव करता है इसको। विटामिन डी बेसिकली दो तरह का होता है, आपने एक ही सुना होगा विटामिन डी, है ना, लेकिन ये दो तरह का होता है। एक होता है D2 और दूसरा होता है आपका D3। D2 का केमिकल नेम होता है एर्गो कैल्सीफेरोल और D3 होता है कोले कैल्सीफेरोल। हमारे शरीर को दोनों की ही जरूरत होती है, बट ज्यादातर जो आपकी दवाइयां होती हैं वो D3 की दी जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो आपकी दवाइयां हैं वो D3 की दी जाती हैं, बल्कि हमारे शरीर को जरूरत दोनों की ही होती है। ठीक है, एर्गो कैल्सीफेरोल एंड कोले कैल्सीफेरोल। चलिए, छोले नहीं है वो कोले है। अब विटामिन डी के लिए आपके शरीर में कमी है तो रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स अधिकतर बच्चों को होता है, जिसमें पैरों की हड्डियां ऐसे मुड़ जाती है, बो शेप हो जाती है पैरों की। दांत बच्चों के देरी से निकलते हैं। जो खोपड़ी वाला हिस्सा होता है, स्कल बोन्स जो होती हैं वो काफी वीक होती हैं अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी है। अडल्ट के अंदर बोलैक्स हो जाती है, यानी जो पैर होते हैं, देखा होगा आपने कुछ लोगों के पैर ऐसे मुड़ जाते हैं, ये विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जो फीमर होती है यानी जो जांग में पाए जाने वाली हड्डी होती है, वो आपकी बैंट होनी शुरू हो जाती है, किसके, विटामिन डी की कमी से। बैकबोन, फीमेल्स में अधिकतर बैकबोन में
यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द ज्यादा देखा जाता है। और तीसरा है नोकनी। अगर किसी को नोकनी है, नोकनी देखे ना, जिनके घुटने ऐसे आपस में मिले रहते हैं, है ना, ये भी आपके विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। ओके, चलिए ट्रिक्स भी बताऊंगी, डोंट वरी, आप कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगली बीमारी है ओस्टियोमैलेसिया। नाम ओस्टियोमैलेसिया है, बच्चे ओस्टोमलेसिया ही याद करते हैं, जो बेसिकली किसके अंदर बच्चा, आपके अडल्ट के अंदर ये देखी जाती है। इसमें हड्डियों की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, हड्डियां बैंड मुड़नी शुरू हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, यानी इजीली टूट जाती हैं, बैकबोन में काफी दर्द रहता है। और अगली बीमारी है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस अधिकतर बीमारी महिलाओं में देखी जाती है। और महिलाओं में भी कब देखी जाती है, फीमेल्स के अंदर ये बीमारी कब देखी जाती है, आपके मीनोपोज के बाद। मीनोपोज मतलब किसी महिला को जब पीरियड आने बंद हो जाते हैं उसके बाद, है ना, 45 से 50 साल की उम्र के बाद। क्योंकि जब महिलाओं को पीरियड आते हैं, इसके लिए एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्ब को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर, बोन्स के अंदर, पूरी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के रखता है, जिससे ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छोटे छोटे छेद नहीं होते हैं। जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन की अमाउंट बहुत ही कम होती है। आपने देखा होगा ना, अपने गांव देहात में जो बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरतें हो जाती है, उनको दाढ़ी निकलनी शुरू हो जाती है। ध्यान से देखना, जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती है ना, बहुत सारी ऐसी औरतें होती है, उनको दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है ना, छेड़ते भी ऐसे, अरे दादी तुम तो दादा के पास जाने वाली हो, तुम्हें दाढ़ी आनी शुरू हो गई। रीजन, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उनके शरीर के अंदर बहुत ही कम बन रहा है। जिससे देखो, ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं पाया जाता, पाया जाता है, लड़कों के शरीर में भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, बट अमाउंट बहुत ही कम होती है। वो नेग्लिजिबल चीजें होती हैं जिनको हम आपका डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लड़कियों को दाढ़ी मूंछ बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना, उनको पूरी इस तरह से, एक तरह से मतलब वैक्स करवानी पड़ती है। लड़कों के जैसे भी आते हैं, कुछ लोगों को तो मोटे हेयर भी आते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनता है उनके शरीर में, सो सिंपल, है ना। तो अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे उनको हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। मैम, इफ वी क्राई फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, इट इज पॉसिबल टू बिकम ब्लाइंड इन कमिंग फ्यूचर। बिल्कुल हो सकता है आकांक्षा, ये जो आप बोल रहे हो ना, अगर आप लंबे समय तक, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी आंख से आंसू आने की लिमिट होती है ना, वो आंसू जब आने बंद हो जाते हैं, आप लगातार अपनी आंखों पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो जो हमारी आंखों के अंदर एक फ्लूइड होता है ना, एक लिक्विड होता है, बेसिकली ऐसे समझो, अगर उसकी अमाउंट धीरे 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 कम हो जाएगी, आपका ब्रेन परेशान रहेगा, वो उतना लिक्विड, इतना फ्लूइड नहीं बना पाएगा, तो धीरे धीरे आपका कॉर्निया डैमेज हो जाएगा। जैसे काला मोतिया जो होता है आपका, बेसिकली, है ना, जिसको हम काला मोतिया बिंद भी कहते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो हो जाता है तो फिर आंखों की रोशनी परमानेंट जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो विटामिन डी किस किस के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है भाई? प्लांट्स में यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो नेचर में, सनलाइट में, है ना। हम सबको यही पता है कि धूप से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, बट अब तुम्हें याद रहेगा कि धूप से नहीं, बल्कि हमको विटामिन डी जो हम खाना खाते हैं, उन्हीं उन्हीं में जो रिसोर्सेज होते हैं विटामिन डी के, मिलता उसी से है, बट एक्टिव धूप में होता है। पालक में, केले में, मशरूम में, कीवी में, इन सब में आपका विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। एनिमल्स में, चिकन में, मीट में, मिल्क प्रोडक्ट में और एग के अंदर आपका विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, क्लियर? मैम, अगर ग्रीन वेजिटेबल ना खाएं तो आईज इफेक्ट होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं खुशबू। अगर आप फ्रूट नहीं खाते, सैलड नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, आपको आंखों की ही नहीं, आपके बाल समय से पहले झड़ेंगे, बूढ़े होने शुरू हो जाओगे समय से पहले, झुर्रियां, ब्लैक पिगमेंटेशन, पता नहीं क्या क्या आपको शुरू हो जाएगा। हर चीज हमारे लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। ये किसने खोज किया था? एवास एंड बायोशे ने। याद रखना, ये खोज मत याद करना, मैंने सिर्फ लिखा हुआ है आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एवास एंड बायोशे ने इसकी खोज की थी। इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, है ना, मतलब हमें सुंदर रखने में मदद करता है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ब्लैक पिगमेंटेशन है, मतलब झाइयां हैं, बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, ये जैसे मेरे बाल आप फिलहाल देखोगे तो ऐसे आगे वाले जो बाल है, ये जो बेबी हेयर होते हैं, ऐसे गोल गोल घूमने शुरू हो गए हैं, है ना, तो ये भी सब विटामिन ई के सिम्टम्स होते हैं,
है ना। अब आप बोलोगे मैम आपको तो पता भी है तो इलाज क्यों नहीं करते हो? समय नहीं है मेरे पास में कि मैं थोड़ी सी अपने लिए टेक एंड केयर के लिए समय निकाल सकूं, ठीक है। मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, क्लासेस ज्यादा होती है इस वजह से। तो ब्यूटी विटामिन जो है, अगर आपको झाइयां हैं, चेहरे पर कहीं कहीं पर काला काला आपको हो रहा है, मतलब एक डॉट्स जैसे काले होते हैं, एक ब्लैक पिगमेंटेशन होता है, आंखों के नीचे कालापन यदि आपको आ रहा है, फोरहेड के यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, नोज की टिप पर, ये यहाँ पर अगर कहीं पर चेहरे पर कुछ भी है ना, वो विटामिन ई की कमी से हो सकता है। समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, विटामिन ई की कमी से हो सकता है, क्योंकि ये हमें सुंदर रखने वाला विटामिन है ना। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स डेड हो गई हैं उनको एक तरह से रिपेयर तो नहीं कहेंगे, उनको रिमूव कह सकते हैं हम लोग, है ना, क्लीनिंग करने में, ऐसे समझ सकते हो आम भाषा में कि क्लीनिंग करने में हमारे फेस की सबसे ज्यादा, हमारी पूरी स्किन की बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। हमारा खाना पचाने में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है ये, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, ये अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी है तो हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। आपको सुनने में अजीब लगेगा बट इट इज ट्रू। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको हो सकती है। कैसे? देखो, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है ना, तो हमारे शरीर में जो फ्री मोलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, फ्री मोलिक्यूल होते हैं आपके किसके? ऑक्सीजन के, जो घूम रहे होते हैं, जो जाकर हमारी बॉडी सेल्स के साथ में रिएक्ट करेगा और ये क्या करेगा? इस सेल को डैमेज कर देगा, और यदि ये डैमेज कर देगा तो ये सेल हो जाएगी डेड। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रोकने में मदद करता है आपका विटामिन ई, इसको रोकने में मदद करता है विटामिन ई, और इसी प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन के फ्री मोलिक्यूल को हमारे शरीर में इधर उधर घूमने नहीं देगा, ठीक है। मैम अब कैंसर का भी ट्रीटमेंट है, बेटा कैंसर का ट्रीटमेंट तो बहुत लंबे समय से है, बट कितना सक्सेसफुल है वो बात बनती है बेसिकली, ठीक है। चलिए, इलाज तो हमारे पास में पूरा आज तक बुखार का भी नहीं है। बुखार भी अगर आपको फैल जाए और आपका ऑर्गन फेलियर हो जाए तो फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब डेड सेल, देखो ये इतना खतरनाक है विटामिन ई कि अगर ये डेड सेल आपके हार्ट के आसपास क्रिएट कर हो जाए तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। आई के लिए कैटरेक्ट, मोतिया बिंद की बीमारी आपको हो सकती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ई, हमारे शरीर में गोनेड्स ग्लैंड्स को प्रॉपर कार्य कराता है ना। मतलब अगर विटामिन ई की कमी है तो बच्चे पैदा करने में दिक्कत होगी, मेल है या फीमेल है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। आप इजीली, जो महिला है अगर उसके अंदर कमी है तो उसका प्रेगनेंसी नहीं, मतलब कंसीव नहीं कर पाएगी, और अगर पुरुष के अंदर कमी है तो स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, ओके। ये हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स को बूस्ट करता है। देखो, हम सबने एक चीज सुनी है अपनी मम्मी से कि भैया बादाम खाओ दिमाग तेज हो जाएगा। बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले 2 किलोमीटर से भाग रहे थे अब 40 किलोमीटर से भागना शुरू कर देगा आपका दिमाग। पहले आपके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं था, फिर आइंस्टाइन का दिमाग आ जाएगा। दिमाग बढ़ेगा नहीं, है ना, दिमाग बढ़ेगा नहीं। होता क्या है, अगर आप लोग बादाम खाते हो तो बादाम खाने से बादाम में होता है विटामिन ई, है ना, जो हमारी मेमोरी सेल्स को बूस्ट करता है, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो बादाम खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, एंड इट इज गुड कि अगर आप बादाम को थोड़ा भिगोकर खाएं, ठीक है, भिगोकर खाना थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। और साथ ही साथ आपकी क्या, ये इनफर्टिलिटी है, धोखा खाने से दिमाग तेज होता है मैम। प्रतीश, पता नहीं भाई, इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। मैम आपको कहाँ विटामिन ई की कमी है, आप तो सुंदर हैं। अच्छा ठीक है कशिश। मैम व्हाइट हेयर में कौन से विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी और विटामिन ई। व्हाइट हेयर होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। एक्सेसिव विटामिन इज गुड और बैड? बैड, देखो ये जितने भी विटामिन मैं आपको करा रही हूँ ना, फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आजकल एक बहुत ही ना ट्रेंड चल गया है कि यार मल्टीविटामिन खा लेते हैं, है ना। हमें रेगुलर मल्टीविटामिन नहीं खाने चाहिए, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए 6 महीने 1 साल से हम डेली मल्टीविटामिन बिना टेस्ट के, अगर आपने टेस्ट कराया हुआ है तो इट इज ओके, डॉक्टर ने बोला है। बट अगर आपको किसी ने ऐसे ही फ्री का ज्ञान दिया है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कि आप मल्टीविटामिन खा लो, आपको नहीं खाने चाहिए, रेगुलर नहीं खाने चाहिए हमें। ये नहीं है कि 6 महीने साल भर से खा रहे हैं,
इट इज ओके कि ठीक है आपने हफ्ते में एक खाया तो वो चल जाएगा, आपकी बॉडी उतना कंज्यूम कर लेगी। क्यों? क्योंकि मल्टीविटामिन में फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं। अगर आपके लीवर के पास में सफिशियंट अमाउंट में फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर है तो वो बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वो आपको धीरे धीरे और लेजीनेस की तरफ लेकर जाते हैं। आपको खाना पचाने में प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी हो सकती है, ये सब भी एक्स्ट्रा चीजों के सिम्टम्स होते हैं। तो विटामिन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी मिला और हमने खा लिया, पहले टेस्ट करा लेना चाहिए तब हमें दवाइयां खानी चाहिए। बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें भाई? बताऊंगी बताऊंगी सब बताऊंगी धीरे धीरे। मैम वीक में 2 बार कैप्सूल खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं, वीक में 2 बार खा सकते हैं। बादाम भैया तुम्हारे क्वेश्चन यार हद हो गई, बादाम के छिलके हटाने होते हैं क्या? छिलके के साथ कौन खाता है यार भिगो के बादाम? चलिए सोर्सेज क्या है आपके? ड्राई फ्रूट्स के अंदर, बादाम के अंदर, वेजिटेबल सीड्स ऑयल के अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है, कोड लीवर के ऑयल के अंदर और सनफ्लावर ऑयल के अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन के, जिसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनाइन। क्या? फाइलोक्विनाइन। इसी का दूसरा नाम होता है आपका नेफ्थोक्विनाइन। इसकी खोज की थी डैम एंड डोजी ने। ये हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, खून का थक्का जमाने में। ठीक है, ये क्या करता है? जो प्रोथ्रोम्बिन हमारे शरीर में विटामिन है, ठीक है, उसको क्या करेगा ये आपका, सॉरी, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको विटामिन के किसमें बदलता है? थ्रोम्बिन में बदलता है। और ये थ्रोम्बिन हमारे शरीर में फिर खून का थक्का बनाता है। फिर क्या करता है? आपका खून का थक्का बनाता है। एक और विटामिन होता है, सॉरी प्रोटीन होता है फिब्रियोनोजन, जिसको विटामिन के एक्टिव करता है और ये भी खून का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के हमारे शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के द्वारा, बड़ी आंत में उपस्थित ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाया जाता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर फीकल मल यानी पोटी बनाने का कार्य भी करता है और इसके साथ में विटामिन के और B12 दोनों बनाता है। ओके जी। ठीक है, अरे मैम झूठ बोल रही हैं, मैम को तो डॉक्टर ही बना दो। डिजीज सुनकर स्टूडेंट समझ में डर का माहौल है। इतना समय है तुम्हारे पास में कि तुम किसी को जज करो, कमेंट करो? भाई इतने बड़े चैप्टर में पता नहीं यार तुम लोग कब समझोगे कि तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हो। जब एक दो बार बच्चा फेल हो जाता है ना, एक्चुअली में मैं बताती हूँ आप लोगों को कब अकल आएगी, जब एक दो बार फेल हो जाओगे ना तब तुम्हें अकल आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार टीचर ने तो कहा था, समझाया था, ढंग से पढ़ लो, हम नहीं पढ़े। तब सब शांत होके बैठे होते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं? पालक के अंदर, मेथी के अंदर, अंडे के अंदर, चिकन लिवर के अंदर, पत्ता गोभी के अंदर और फूल गोभी के अंदर। इन सभी के अंदर आपका विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दूध पीने से हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है दूध पीना, बट दूध को सिर्फ दूध पीने से काम नहीं चलता। जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं है, मैंने 1 लीटर दूध शाम को पी लिया, मेरा काम चल जाएगा। कभी कभी ठीक है, बट यदि आप रेगुलर ये सोचो आपने रात को 1 लीटर दूध पी लिया और आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, नहीं, दूध के अंदर आयरन नहीं होता, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। तो यदि आप रेगुलर बेसिस पर ऐसे करते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है मैम, पीरियड का प्रॉब्लम क्यों होता है लोगों को? लोगों को मतलब लड़कों को तो नहीं होता है, लड़कियों को होता है, तो वो एक नेचर का प्रोसेस है। अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो फिर प्रकृति भी नहीं चलेगी ना भाई, प्रेगनेंसी कैसे होगी फिर? मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोन पेन का रीजन लैक ऑफ कैल्शियम है क्या? हाँ, कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है जब प्रेगनेंसी होती है, तो वही रीजन होता है हड्डियों में दर्द होने का। एक चीज मैं आप लोगों को, हॉर्लिक्स वगैरह ये भाई देखो ऐसे किसी का नाम नहीं लिखते हैं किसी कंपनी का ना, तुम्हें पता है ऐसे वो कर देते हैं कंपनी वाले कि हमारे कंपनी को डिफेम कर दिया, ये कर दिया, ऐसे नाम वाम मत लिखा करो। बट हाँ, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकती, बट जितने भी आपके मार्केट के अंदर ये जितने भी आपको मिल्क सप्लीमेंट्स मिलते हैं कि ये डाल के लंबाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनसे कुछ नहीं होता। इट इज बेटर कि आप अपने घर में बादाम लें, अखरोट लें, काजू लें, उन सबको थोड़ा सा मतलब घी डाल के हल्का सा फ्राई करें, उनको पीसकर अपने घर में बच्चे को दूध में मिला के पिलाएं, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है आपके बच्चे के लिए। ठीक है, 1 गिलास दूध आपका बच्चा अगर पी रहा है वो तो ये समझो कि वो पूरे दिन का जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सब उसकी बॉडी में जा रहे हैं विद खाना, खाने को नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो बाद में पेन होता है, वो जो ये बोला जाता है ना कि तूने जब जैसे हमारे यहाँ भाई डिलीवरी के बाद में कहा जाता है जापा, है ना, हमारे यहाँ जापा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि भैया जापा चल रहा है, ऐसे करके बोला जाता है।
तो जो बोलते हैं ना कि भाई जापे में तूने हवा लगा ली इसलिए तेरी हड्डियों में दर्द है, ये सब फालतू की बातें हैं। किसी भी महिला को अगर डिलीवरी हुई है तो उसके 1 साल तक पेन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसका अपने पास ध्यान नहीं है, वो अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देती। उसका पूरा समय दिन और रात कहाँ जाता है, बच्चे के लिए जाता है। जैसे मैं बताती हूँ भाई, मेरा अभी बच्चा जो है वो 1 साल का है, तो मैं पिछले 1 साल से अपना ध्यान ही नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, मतलब सुबह से बालों में कोम भी नहीं हुआ है तो इट इज ओके फॉर मी, क्योंकि मुझे काम भी करना है, मुझे ऑफिस का काम करना है, मुझे घर का काम करना है, और मुझे बच्चे की केयर करनी है। तो इन सब के चलते वो फीमेल खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से उसको मसल पेन होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स की सप्लाईमेंट को बढ़ाती है, और अपना अगर उस समय पर भी कोई फीमेल है अगर केयर कर पा रही है तो उसको नहीं होगा पेन, है ना। अगर आप अपने घर में औरत है, अगर उसको आप अच्छे से खाना खिला रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, पेन नहीं होगा। ये नहीं होता कि हवा लग गई है तो दर्द हो रहा है, फालतू की बातें हैं सब, ठीक है। तो क्या बच्चा आपका विटामिन, अब हम चलते हैं किस पर, वाटर सोल्यूबल पर। वाटर सोल्यूबल में सबसे पहले विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारे शरीर में घाव भरने में मदद करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये भी डेड सेल्स को कम करता है। मतलब अगर विटामिन सी की कमी है तो भी आपको कैंसर हो जाएगा। इसको भी हम एक तरह से नहीं कहते हैं, बट प्रॉपर विटामिन सी आपका ब्यूटी विटामिन के रूप में ही कार्य करता है। स्पेशली वो लोग ध्यान से सुनेंगे अब जिनको पिंपल्स है। अगर आपको पिंपल्स है फेस पर, अब पिंपल्स दो तरह के होते हैं। एक पिंपल्स होते हैं कि पिंपल हुआ, उसमें पस नहीं पड़ा, वो छोटा सा बना और वो फिर फूट गया। बट कुछ लोगों को बहुत भयंकर पिंपल बनते हैं, इतने मोटे मोटे पिंपल हो जाते हैं, पूरे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारा पस निकलता है। तो आपके शरीर के अंदर डेफिनेटली विटामिन सी की कमी निकलेगी। पिंपल्स उन्हीं लोगों को ज्यादा होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है ना। अब एक बच्चा पूछता है कि मैम मैं कैसे पता लगाऊं स्किन ऑयली है कि क्या है। अगर आप सुबह उठते हो, आपको अपने फेस पर ऑयल जैसा फील होता है, मतलब आप ऐसे ऐसे करते हो तो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने तेल लगा लिया है या घी लगा लिया, तो आपकी स्किन ऑयली है ना। अगर नहीं होता तो आपकी फिर ड्राई स्किन है। बट बहुत सारे लोगों में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मौसम के हिसाब से स्किन बदलती है। जैसे मेरी गर्मियों में ऑयली हो जाती है और सर्दियों में ड्राई। एंड इंडिया के अंदर 80% लोगों के साथ में यही होता है कि गर्मियों में स्किन थोड़ी सी ऑयली है और आपके सर्दियों में ड्राई स्किन हो जाती है। तो भी आपको पिंपल्स निकल सकते हैं, बट अधिकतर चांसेस होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होगी उनको पिंपल्स आएंगे। कैसे? आपकी स्किन ऑयली है और आपको ये बात नहीं पता कि आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप लोग ना करें, है ना। सनस्क्रीन बेसिकली आपकी बहुत चिपचिपी होती है, उनको ना लगाएं। अगर अच्छी ऐसी सनस्क्रीन कोई है कि जो चिपचिपी नहीं है तो उसका यूज कर सकते हैं, बट ना करें तो बेहतर है। पिंपल्स वाले जितने लोग होते हैं, आप लोगों को विटामिन सी, जैसे मौसमी खा सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं खा पाते हो तो एटलीस्ट 6 महीने तक जूस ट्राई कीजिए। मौसमी, आंवला, इन सब का जूस ट्राई कीजिए। इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन ए, ई और सी आपका पाया जाता है, जो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स इकट्ठी हो रही हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, उन सबको मारेगा। आपकी बॉडी को एक तरह से ब्लड को फिल्टर करने का भी कार्य करेगा, ठीक है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है, और जो मौसमी के अंदर, खट्टे फलों के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओके जी। दूसरा, पिंपल बनता कैसे है। आपकी स्किन अगर ऑयली है, आप उस पर तेल लगाकर बाहर निकल गए। जब हम बाहर निकले हैं तो दुनिया भर का पोल्यूशन है, मिट्टी है, धूल है, बस उन सभी के अंदर आपके बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस घूम रहे हैं। ये बैक्टीरिया वायरस जो घूम रहे हैं वो आकर आपकी स्किन पर चिपक गए, क्योंकि उसको ऑयली सरफेस मिल गई ना। भाई एक बात बताओ, मान लिया मुझे किन्हीं दो चीजों को पेस्ट करना है, तो मैं किसका, आपकी टेप वगैरह का इस्तेमाल करूंगी, है ना। बस वही काम आपकी स्किन के साथ में हुआ। जैसे ही वायरस आया उसको अच्छा सरफेस मिल गया, चिकना चिकना मिल गया उसको तो। और वो जो ऑयल है ना, वो उस बैक्टीरिया के लिए या किसी भी माइक्रोब्स के लिए, अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली पिंपल्स वाले, उनके लिए वो खाना है। उनको ऑयल खाना अच्छा लगता है, वो खाते जाएंगे, निकालते जाएंगे, आपको पिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो भैया आपको सनस्क्रीन ना लगाई तो आंखों के थोड़े पास रेड रेड हो जाता है। सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाते हो तो देखो, ऑब्वियसली सनस्क्रीन का काम क्या है, यूवी रेज को वापस कर देती है, जिससे थोड़ी सी टैनिंग कम होती है। बट ये सब दखियानुसी बातें हैं। मैंने आज तक कोई ऐसी सनस्क्रीन नहीं देखी किसी भी कंपनी की जिसे आप लगा के धूप में घूमना शुरू कर दो आपको टैनिंग नहीं होगी। डेफिनेटली होती है, होती जरूर है, थोड़ी कम अमाउंट में हो सकती है, ये मैं आपकी जरूर मान सकती हूँ, ठीक है। तो होगी तो जरूर, बट पिंपल्स वालों को मैंने मेनली मना किया है कि अवॉइड कर सको तो कर सकते हैं आप लोग। बाकी जो भी आपको सनस्क्रीन यूज करनी है डॉक्टर से एक बार लिखवा कर ले तो वो ज्यादा बेटर होता है ना। विटामिन सी की कमी से बाल जल्दी झड़ते हैं और सफेद भी होते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन
सी की कमी है तो बाल झड़ेंगे भी ज्यादा और सफेद भी हो जाएंगे। ओके जी। तो विटामिन सी भी हमको बेसिकली सुंदर रखने वाला विटामिन ही है एक तरह से। एक और बच्चा आपकी इसके सोर्सेस आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे फल, हरे आम। हरे आम के अंदर, पके हुए आम के अंदर विटामिन ए होता है, याद रखेंगे। पके आम के अंदर होता है आपका विटामिन ए और हरे आम के अंदर होता है विटामिन सी, क्योंकि खट्टा होता है ना। अमरूद, शिमला मिर्च में बहुत अच्छी होती है विटामिन सी, शिमला मिर्च के अंदर बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अगर हम धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, ये भी देख लो, अब आ गया ना आपका, धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं तो विटामिन सी कम हो जाता है, क्योंकि धूप में पसीना निकलता है जिसके साथ में पसीने में घुल के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर आप कोई भी हरी सब्जी खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, क्योंकि हमारे शरीर में ये कैपेबिलिटी होती है ह्यूमंस के अंदर कि अगर आप आयरन और विटामिन सी एक साथ लोगे तो आयरन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी, जल्दी आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं करोगे तो उसको फिर थोड़ा सा समय लगता है और उतना एब्जॉर्ब भी नहीं होता। इसलिए हर एक हरी सब्जी में हमें नींबू डालना चाहिए, सैलेड के ऊपर हमें नींबू का यूज करना चाहिए। ठीक है। विटामिन सी धूप के अंदर बच्चा आपका कम बनता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता, अंडे में विटामिन सी नहीं होता। कमी से कैंसर और स्कर्वी जैसी बीमारी होती है। स्कर्वी क्या है? मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है ना। क्या होता है हमारे मसूड़ों से, जैसे अगर आपने ब्रश किया, सुबह ब्रश करते हो तो आपके मसूड़ों से अगर रेगुलर खून आता है ना, जब आप उसको स्पिट करते हो, थूकते हो बाहर झाग को, अगर उसमें रेगुलर खून होता है तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, आगे चलकर आपको स्कर्वी यानी परमानेंट आपके मसूड़ों से थोड़ा थोड़ा खून निकलना शुरू हो जाएगा। डैंड्रफ, हेयर स्पा से डैंड्रफ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी क्या? नहीं होगी। हेयर स्पा में कुछ नहीं है, पता है क्या? हेयर स्पा किन के लिए अच्छा होता है? जो रेगुलर करा पाए। इतना महंगा होता है यार, इससे ज्यादा अच्छा है अपने घर पे थोड़ा ट्रीटमेंट कर लो। जिनको डैंड्रफ है मैं आपको बताऊंगी एक परमानेंट इलाज, बट वो कल की क्लास में बताऊंगी आपको। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब यहां से बच्चा तुम्हारा शुरू होगा विटामिन बी, जो हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा आपका बड़ा टॉपिक रहेगा। ठीक है। ओके, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं बस आज की क्लास में। विटामिन बी, मैंने आपसे एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि संख्या में कौन से विटामिन आपके ज्यादा होते हैं, तो संख्या में कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं? वाटर सोल्यूबल। क्यों होते हैं? क्योंकि ये विटामिन बी जो है इसके बहुत सारे आपके सब टाइप होते हैं। 1 से लेकर 12 तक की गिनती सबको आती होगी। कौन कौन से विटामिन बी के सब टाइप नहीं होते? तो आपको याद करना है, 4 दूनी 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, यानी विटामिन बी 4 नहीं होता, 8 नहीं होता, 10 नहीं होता और 11 नहीं होता। इसके अलावा 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी गिनतियां हैं ये सब विटामिन बी के सब टाइप होते हैं। ये सब विटामिन बी के सब टाइप होते हैं। ये रही इन सब के नाम को याद करने की ट्रिक। ठीक है, इसको आप काट देना पूरा, ये सब कुछ पता नहीं क्या ही टाइप कर देते हैं। इसको ट्रिक मैं आपकी लिख देती हूँ। क्या ट्रिक है? थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना, नेहा कर लो निशा कर लो, वो अपना अपना तरीका होता है याद करने का। ठीक है, परंतु परिश्रम बिना फल खाए, बिना फल खाए। ठीक है, थी रोई नेहा यानी विटामिन बी1 का नाम है थायमिन, रोई यानी कि राइबोफ्लेविन बी2 का नाम है, नेहा यानी कि आपकी नियासिन, बी5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, परंतु परिश्रम बी6 का नाम होता है आपका पायरोडॉक्सिन, बी7 बिना यानी बायोटीन, बिना यानी बायोटीन, फल काय यानी बी9 का नाम होता है फोलिक एसिड या फोलेट, फल काय, काय का मतलब है आपका क्या? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का नाम क्या होता है आपका? मैम साइनोकोबाल्मिन। ही रोई नेहा या निशा परंतु परिश्रम बिना फल खाए। ठीक है, यानी थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, फोलेट एंड साइनोकोबाल्मिन। तो याद रहेगा भाई, याद रहेगा। डार्क सर्कल क्यों होते हैं? नॉर्मली रीजन होता है आपकी नींद पूरी ना होना और आयरन की कमी। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको डार्क सर्कल जल्दी आ जाएंगे।
ठीक है, समय से नींद नहीं लोगे, नींद समय से उठोगे नहीं, सोओगे नहीं, तो भी डार्क सर्कल आपको जल्दी आ जाएंगे। ओके, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करेंगे। अब बताइए आपके क्या डाउट है, अभी हमारे पास समय है, अब आप लोग बताइए आपके क्या डाउट है। जो डाउट वाले, मैम मिल्क में शुगर ऐड करके पीने से हार्मफुल होता है? बिल्कुल होता है। दूध के खुद के अंदर लैक्टोज होता है, हमें जरूरी नहीं है उसके अंदर कोई और शुगर ऐड करने की, बट बचपन से हमें आदत डाली होती है, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिंपल फोड़ने से व्हाइट दाना निकलता है? पिंपल फोड़ना देखो, अगर बहुत ज्यादा पस पड़ गया है तो पिंपल फोड़ने का एक तरीका होता है, हमें हाथ नहीं यूज करने हैं। हाथ जो है ये बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड, हम कहीं से आए ऐसे कहीं पे बैठे हुए पिंपल फोड़ना शुरू कर दिया, वो ज्यादा खतरनाक है। पिंपल फोड़ना है, फोड़ सकते हो, कॉटन का इस्तेमाल कीजिए। पिंपल अगर फोड़ना है आप उसे कॉटन का इस्तेमाल कीजिए, कॉटन से फोड़िए, पूरा क्लीन कीजिए उसको अच्छे से, थोड़ा सा उस पर आप डिटोल का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉटन पे लगाकर, जिससे कि ताकि वहां पर जो ब्लड है जो वो इधर उधर बैक्टीरियाज को और उनको ना फैलाए। हाँ, नियासिन मिलेगा भाई, ये सारे आपको, बायोटीन आपको शैम्पू में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। मैम साइंटिस्ट रिमेम्बर नहीं, साइंटिस्ट के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस कैशमेयर फंक याद रखना। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, जिनकी पहली क्लास है उनके लिए। आर्यन क्या हो गया? सीरम यूज करना चाहिए, सीरम कर सकते हैं, जो हेयर्स का सीरम होता है ना वो हम यूज कर सकते हैं, है ना, उसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होता, बट ऐसा नहीं है रोज लगाना है ना, हफ्ते में एक बार यूज कर लो। हफ्ते में देखो 2-3 बार हेड वॉश करती हैं लड़कियां, लड़के तो डेली करते हैं, हफ्ते में एक बार लगा लो, इट इज ओके। जरूरी होता है पिंपल फोड़ना? जरूरी तो नहीं होता, है ना, मैं ये नहीं कहूंगी जरूरी होता है, बट डिपेंड करता है कि पिंपल का साइज क्या है। बहुत ज्यादा उसमें पस पड़ गया है, वो फोड़े जैसा दिख रहा है, तो फिर तो फोड़ना पड़ेगा आपको। मैम पीरियड ब्लड में ब्लड ही होता है या उसमें कुछ और भी होता है? ब्लड ही होता है। ठीक है, चलिए तो भाई अभी हम सेशन को एंड करते हैं, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है? चलिए भाई बताइए, जो भी बच्चे लाइव हैं सब कुछ ऑल ओके है भैया? ठीक है, तो आज आपका क्या रहेगा बच्चा? विटामिन का दूसरा चैप्टर है ना। जहां तक मुझे याद है हमने लास्ट क्लास में, है ना, जहां तक भाई मुझे याद है हम लोगों ने आपका लास्ट क्लास में जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन बच्चा हमने आपके सारे कंप्लीट कर लिए थे। ओके जी, तो लास्ट क्लास में हमने आपका विटामिन ही कंप्लीट किया था और आज आपका विटामिन ही चलेगा। और जहां तक मुझे याद है थी रोई निशा, है ना, ये यहाँ तक मैंने आपको ट्रिक भी इसकी लिखवा दी थी कि भाई इसको आप लोग कट कर देना। थी रोई निशा या नेहा, कुछ भी याद करना, निशा, परंतु परिश्रम बिना, परिश्रम बिना फल काए। ठीक है, परंतु परिश्रम बिना फल काए, ये बच्चा मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। ओके बबुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके नाम याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। अब एक एक विटामिन देखो हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हम लोग ब्रेन विटामिन, इनमें से किसको ब्रेन विटामिन कहा जाता है? तो हम लोग ब्रेन विटामिन B6, B9 और B12 को हम लोग ब्रेन विटामिन के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये जो बच्चा आप लोगों के विटामिन है ये सच में हमारे शरीर में मेमोरी बूस्टर का कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आजकल ना एक प्रॉब्लम हर किसी के अंदर हो गई है, और वो प्रॉब्लम किस चीज की है कि चीजें याद नहीं रहती, हम चीजें जल्दी भूल जाते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल B6, B9 एंड इन सब में से सबसे ज्यादा दिमाग के लिए जरूरी होता है विटामिन B12, जिसकी आपके शरीर के अंदर कमी हो सकती है। गर्भवती जो आपकी महिलाएं होती हैं उनके एम्ब्रियो के लिए बहुत ज्यादा बच्चा जरूरी होता है विटामिन B12। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो उसको हमेशा फर्स्ट मंथ पे ही आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगले 3 मंथ तक डॉक्टर आपको फोलिक एसिड या फोलेट की गोलियां खिलाएगी, जो विटामिन B9 की होती हैं। किसकी होती हैं? विटामिन B9 की होती हैं। और अगर ये दवाइयां नहीं खाएगी, क्योंकि आज के समय में देखो सबके अंदर ये कमी है,
अगर वो लेडी ये दवाइयां नहीं खाती है तो बच्चे की स्पाइनल कोड जन्म से ही डैमेज आएगी। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की स्पाइनल कोड पे ऐसे जब वो पैदा होते हैं तो इस तरह से कमर पे एक फोड़ा टाइप निकला होता है, और थोड़े समय के बाद इन बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि इनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, बॉडी का ढंग से पोस्चर नहीं होता, तो ये मर ही जाते हैं अधिकतर, है ना। तो यानी जो CNS, और अगर कुछ बच्चे थोड़ी बहुत कमी है, अगर मान लिया विटामिन B9 की थोड़ी बहुत भी कमी है ना, तो भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा, है ना। तो भी बच्चा आपका, ये बच्चा क्या होगा, मंदबुद्धि पैदा होगा। चलिए, याद क्यों नहीं रहता, B6, B9, B12 इनकी कमी हो सकती है, विटामिन E की कमी हो सकती है। चलिए, अब सबसे पहले विटामिन B1 को पढ़ते हैं। विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम थायमिन होता है, इसकी कमी से क्या बच्चा आपका, बैरी बैरी रोग। मैम बैरी बैरी हमने सुना तो है, बट बैरी बैरी बीमारी होती क्या है? जैसे आपका पैरालिसिस अटैक होता है ना, लकवे का अटैक, लगभग ये बीमारी आपकी वैसी ही होती है, जैसा आपका लकवे का अटैक होता है बच्चा, वैसे ही ये आपकी बीमारी देखी जाती है। और लेकिन बैरी बैरी दो तरह का होता है, ड्राई एंड वेट, है ना। दोनों ही आपके मेनली लकवे के कनेक्टेड होते हैं, थोड़ी अमाउंट में है तो क्योरेबल है, बट अगर किसी के अंदर पूरी कमी हो जाती है तो फिर इस बीमारी को ठीक नहीं किया जाता। मतलब विटामिन B1 की कमी से भी लकवा आ सकता है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अच्छे सोर्स दूध, अंडा, सीड्स, कैश्यू, राइस एंड व्हीट, गेहूं के अंदर अच्छा पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेसिकली ये जो बैरी बैरी बीमारी है, ये हमारे मसल्स फटीग के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी मसल्स मूवमेंट करना कम कर देती है, और अगर मसल्स मूवमेंट, भाई लकवे का अटैक क्या है, मसल्स मूवमेंट बंद हो जाता है ना, इसीलिए विटामिन B1 की कमी से आपको लकवे का अटैक आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। B2 जिसका केमिकल नेम क्या होता है आपका, राइबोफ्लेविन। क्या होता है बच्चा आपका, राइबोफ्लेविन। इससे कौन सी बीमारी होती है आपकी, कीलोसिस, ठीक है। चैलियोसिस, कीलोसिस वो अपना अपना बोलने का तरीका है, ठीक है। चैलियोसिस एक बीमारी है जिससे जीभ और होठ पर छाले, देखो अगर आप लोगों को नीचे वाला होठ है ना यहाँ, ठीक है, इस वाले सेक्शन पर अगर आपको छाले हैं तो समझ लो विटामिन B2 की कमी है। जीभ की साइड वाले सेक्शन पे, ठीक है, ये जो साइड वाला सेक्शन, मतलब देखो जीभ पर छाले क्या होते हैं, कुछ लोगों की जीभ के बीच वाले हिस्से पर छाले पड़ते हैं। ये नॉर्मली गर्म चीज कुछ खाने से या ऐसे मतलब पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलर छाले हैं या कुछ हमने वैसा कर लिया, ठीक है, देखो गर्म चीज खाई जीभ कट गई वो अलग छाला होता है ना। अगर आपको रेगुलर छाले हैं जीभ के इस वाले सेक्शन पे, ऐसे राउंड सेक्शन पे, या इस पीछे वाले हिस्से पर, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े छाले होते हैं और जो रेगुलर रहते हैं वो आपके ठीक ही नहीं होते। आप बोलते हो तो थूक बाहर आ जाता है ना, या आप तुतलाकर बोलते हो छालों की वजह से, क्योंकि देखो जीभ पे छाला है ना तो क्या होता है, बोला नहीं जाता, जीभ हमारी ट्विस्ट नहीं होती है। तो ये डेफिनेटली फिर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी है। ये तो रही जीभ की बात। कुछ लोगों में इस वाले सेक्शन पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे बारीक बारीक दाने, पिंपल नहीं होंगे, बारीक बारीक दाने होंगे, वो निकलेंगे ठीक हो जाएंगे, निकलेंगे ठीक हो जाएंगे, तो ये भी विटामिन B2 की कमी होती है। रेड स्पॉट इन स्किन, कुछ लोगों की स्किन पर रेड रेड कलर के स्पॉट्स देखे जाते हैं, है ना, थोड़ी सी आपने ऐसे इचिंग करी पूरा रेड रेड हो गया वहां पर, तो ये भी विटामिन B2 की कमी होती है। मिल्क प्रोडक्ट में सभी में विटामिन B2 पाया जाता है। और नेक्स्ट बच्चा आपका क्या है, विटामिन B3। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन होता है, एक होता है निकोटिनिक एसिड और एक होता है आपका निकोटीन एसिड, ठीक है। आपने जितने भी फेस वॉश देखे होंगे ध्यान से देखना, उन सभी पर विटामिन B3 लिखा रहता है। B2, B3 ये लिखे मिलेंगे, है ना, क्योंकि B2 और B3 भी हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली जिनको रेड स्पॉट या छोटे छोटे दाने होते हैं। चलिए, सोर्सेस क्या होते हैं आपके, मशरूम एंड ग्रीन वेजिटेबल में अच्छी खासी अमाउंट में B2 एंड B3 दोनों ही पाए जाते हैं। डिजीज आप याद करेंगे, B3 की कमी से हम बोलते हैं 4D डिजीज हो गई है। क्या, 4D डिजीज हो गई है, और इसको पैलेग्रा भी बोल देते हैं बहुत बार, है ना। अब ये 4D में पहला है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब है स्किन इन्फेक्शन। कुछ लोगों को रेड स्पॉट देखे जाते हैं और कुछ लोगों को ब्लू कलर के स्पॉट्स भी देखे जाते हैं। ओके, डायमेंशिया, डायमेंशिया होता है आपका मेमोरी लॉस, है ना। B3 है आपका, मेमोरी लॉस के केसेस भी देखे जाते हैं। मतलब अगर किसी के अंदर विटामिन B3 पूरी तरह से कम है तो भैया उसको चीजें याद ही नहीं रहेंगी, वो चीजों को भूलता ही रहेगा। ओके, डायरिया, डायरिया बच्चा क्या आपका, उल्टी दस्त, है ना, उल्टी दस्त। और चौथा आपका D है डेथ। इनमें से अगर कोई भी बीमारी इंसान के अंदर बढ़ेगी तो इंसान की जान ले सकती है। जैसे डायरिया, मान लिया किसी को उल्टी दस्त ज्यादा हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो इंसान मर जाएगा, है ना, इंसान मर जाएगा। तो ये विटामिन B3 की कमी से किसी की जान भी जा सकती है, यानी डेथ हो सकती है आप लोगों की। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम होता है पैंटोथेनिक एसिड।
इसकी कमी से नॉर्मली आपको व्हाइट हेयर एंड ग्रे हेयर, विटामिन B5 आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। लास्ट क्लास में तुम लोगों ने मुझसे पूछा था मैम सफेद बाल हैं, ये है वो है, मैंने आपको बोला था अगली क्लास में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाइट हेयर एंड ग्रे हेयर, जिस देखो व्हाइट हेयर को एक्चुअली में ग्रे हेयर कहा जाता है, हम समझने के लिए उसको व्हाइट हेयर बोल देते हैं। आजकल तो फैशन है, काले बालों को लोग सफेद बाल करा रहे हैं, है ना। तो ठीक है भैया, आप तो सब फैशन में है। B5 हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है हमारे में। मतलब जैसे आपको मैं बताती हूँ, फिलहाल मैं अपना केस बता देती हूँ आपको, ज्यादा दूर कहां तक हो। इस वाले सेक्शन पर फिलहाल मुझे हेयर लॉस हो रहा है, यानी मेरे शरीर के अंदर विटामिन B5 की कमी है। इस पर्टिकुलर पार्ट पर मुझे हेयर लॉस हो रहा है ना, मतलब बाल झड़ रहे हैं बट नए बाल नहीं आ रहे हैं। बाल झड़ना कोई बीमारी नहीं होती, जो बाल झड़ रहे हैं इसका मतलब वो वीक हेयर्स हैं, उनके अंदर उतनी पावर नहीं है सस्टेन करने की, तो टूट जाने दो, बट बहुत ज्यादा नहीं टूटने चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि हम हाथ ऐसे मारे और ऐसे बाल हमारे हाथ में आ जाए, वो बीमारी होती है फिर। वो मतलब आपके शरीर में मिनरल्स की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है। अगर बाल, सबसे अच्छा तरीका होता है हमें अपने शरीर में कुछ भी चीज पता करने का, हमारे बाल बता देते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं। आपके शरीर में यदि मिनरल डेफिशिएंसी है, प्रोटीन कमी, आयरन कमी, कैल्शियम कमी, विटामिन कमी, सब कुछ आपके बाल बता देंगे। अगर आपको ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, तो आपके शरीर में डेफिनेटली विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है। आप टेस्ट कराने जाएंगे, आपका टेस्ट जो है वहां पर मतलब डेफिशिएंसी वाला पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मैम बालों को रीग्रो कैसे किया जाए। देखो, जहां से बाल आपके चले गए हैं वहां पर नए बाल आना दो तरह के होते हैं। जैसे मान लिया अभी मेरी रूट्स हैं, तो मैं अगर कोई खाने पीने का ध्यान रखूं या अपना ट्रीटमेंट लूं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पर बालों की रीग्रोथ हो जाए। कुछ केसेस होते हैं जैसे किसी किसी के परमानेंट बाल उड़ जाते हैं, लड़कों को आपने देखा ना, कुछ लोगों के हिस्से पे यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके यहाँ यहाँ बाल बचते हैं, यहाँ होते ही नहीं है, मतलब उनके रूट्स ही वहां स्किन बन चुकी हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो बंद हो गए हैं। अगर पोर्स बंद हो गए ना तो बाल नहीं आएंगे दोबारा, पोर्स खुला हुआ है तो बाल आ जाएंगे। आप ऐसे समझो कि कैसे समझाऊं आप लोगों को इस चीज को, हाँ ऐसे समझो आप लोग कि जैसे भाई आपके घर में एक पाइप है, ठीक है, उस पाइप में आपने टंकी लगाई और उसमें से टंकी को ऑन कर दिया, तो उस पाइप के अंदर अगर पूरी ओपनिंग है तो पानी बाहर निकलेगा, है ना। अगर वो ओपनिंग ही मैं बंद कर दूं तो आप चाहे कितनी भी टंकी चलाते रहे ना, वो पानी बाहर नहीं निकलने वाला, है ना। अगर मैंने पाइप की ओपनिंग ही बंद कर दी, सेम हमारे बालों के साथ में है। अगर वो ओपनिंग ही बंद हो गई है, जो नेचुरली होती है बहुत सारे लोगों में, आप कभी देखना जिसको बिल्कुल बाल ना हो ना सर पे, 60-65 साल की उम्र में, उनकी ये वाला हिस्सा बोलते हैं ना बिल्कुल एकदम चिकना हो गया, एकदम बिल्कुल चमक रहा है, मतलब उनकी वो स्कैल्प के जो पोर्स है ना ये बंद हो जाते हैं। यही अगर बंद हो गए तो फिर वो आपके रीग्रो नहीं करेंगे, मतलब फिर वो आपके वहां पर बाल नहीं आएंगे, क्योंकि वो पाइप की जो आगे वाला हिस्सा है आपने बंद कर दिया है। भाई क्या है, वो कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ये सब मिलकर ही हमारे शरीर में क्या है, बालों को ग्रोथ करते हैं आगे। जब वो हिस्सा ही बंद है तो वो किसको ग्रोथ करेंगे, कुछ है ही नहीं ना उसके लिए आगे निकलने के लिए, ठीक है। ट्रांसप्लांट मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ ट्रांसप्लांट को, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है हेयर ट्रांसप्लांट। मतलब आपके ही शरीर के बालों को, जैसे अंडर आर्म्स के, छाती के बाल, दाढ़ी के बाल, इस तरह के बालों को निकाला जाता है और उनको आपके सर पे लगाया जाता है ना। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, अगर किसी को डाउट है तो हेयर ट्रांसप्लांट में यही किया जाता है, आपके ही बालों को निकाला जाता है। किसी के चेस्ट पर, किसी के पैर पर ज्यादा बाल है, नॉर्मली वैसे लड़कों की दाढ़ी के बालों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी की दाढ़ी पर अच्छे बाल हैं तो इस वाले सेक्शन के बालों को निकाला जाएगा और वो आपके सर पे लगा दिए जाएंगे, बट वो बहुत पेनफुल होता है। आप ये सोचो, एक एक रूट को लगाया, एक एक रूट का छेद किया जाता है, उसमें बाल को अंदर घुसाया जाता है ना, तो वो काफी पेनफुल प्रोसेस होता है। चलिए, तो भाई नेचुरल चीजों पर आंवला, ग्रीन वेजिटेबल, आप ये सब खाएंगे तो स्कैल्प बंद हो गई है तो कोई इलाज नहीं है, स्कैल्प खुली हुई है तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़ा बहुत बाल आ सकते हैं। अगला बच्चा आपका विटामिन क्या है, B6, जिसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। ये हमारे शरीर में आरबीसी बनाने में मदद करता है, ब्रेन विटामिन बोलते हैं, बता चुकी हूँ। पालक, मेथी, ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन बी का सबसे अच्छा आपके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं बच्चा ग्रीन वेजिटेबल। सारी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आपका विटामिन बी के जितने सब टाइप है वो सब पाए जाते हैं। आप ये समझो, वेजिटेरियन लोगों के लिए ग्रीन वेजिटेबल एक तरह से मतलब ब्रह्मास्त्र है।
आपके शरीर में कोई भी चीज की कमी होगी, ग्रीन वेजिटेबल उसको सबसे जल्दी आपकी हील करेंगी। फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, खाना अच्छा खाइए, समय से सोइए। एक और चीज मैं बता देती हूँ, हमारी स्लीप साइकिल की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। आप देर तक मोबाइल चलाते हैं, देर तक स्क्रीन टाइम अपना देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना, आप देर से सोते हो, सुबह देर से उठते हो, ये भी आपके लिए एक बाल गिरने का एक रीजन हो सकता है। हाँ हाँ भाई, केमिकल नेम इनके पूछे जाते हैं, ट्रिक बता चुकी हूँ केमिकल नेम की। डिजीज होती है एनीमिया, यानी शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, है ना। और किडनी स्टोन विटामिन B6 की कमी से बनते हैं। डिप्रेशन, वैसे तो मेरे हिसाब से बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती, बट फिर भी भाई। एंड क्रैम्प्स इन मसल्स, आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग सोए हुए होते हैं और अचानक से हमारे हाथ या पैर की, नॉर्मली पैर की, ऐसे लगता है जैसे नस चढ़ गई हो कोई, है ना, आम भाषा में ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई नस चढ़ गई। तो वो बेसिकली क्रैम्प्स होते हैं, है ना, हमारी बॉडी में आपके क्रैम्प्स होते हैं कि भाई कोई जो मसल है वो एक पर्टिकुलर मसल ढंग से काम नहीं कर रही है, वहां पर आपके क्रैम्प्स आ गए, आपको चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़े समय के लिए ही होता है ये, लाइक 1-2 मिनट में अपने आप वो चीजें ठीक हो जाती है, बट ये सिग्नल होते हैं, हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है। अगर किसी को रेगुलर ऐसा होता है, रोज हो रहा है, तो विटामिन B6 की कमी आपके शरीर में हो सकती है। विटामिन B9, विटामिन B9 जिसका केमिकल नेम होता है आपका फोलिक एसिड, फोलेट एंड मैलेइक एसिड, ये सब इसी के नाम है। मैलेइक एसिड बिल्कुल सेब के अंदर आपका पाया जाता है, बट वो हम अलग पढ़ेंगे। इसको भी ब्रेन विटामिन के नाम से जाना जाता है। एप्पल कोकोनट वाटर के अंदर, भाई एक और चीज, हाँ, ये जो नारियल पानी है ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है। नारियल पानी के अंदर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑल्दो साउथ इंडिया में तो बहुत सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ तो 100-120 रुपए का मिलता है भाई, है ना। तो आदमी सोचता है कि यार नारियल पानी पीऊं या फिर 2 टाइम की सब्जी बना लूंगा मैं इतने में, तो काफी महंगा है। इस चीज पर बात होनी चाहिए कि इतना महंगा क्यों है यार, एक बेसिक चीज है तो उसको थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस पे हमें रखना चाहिए। बाकी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन में पिंपल्स के लिए, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको पीने के बाद में आप 1-2 घंटा खाना अवॉइड करें, क्योंकि कुछ लोगों में ये दिक्कत होती है कि उनको ये हैवीनेस लेके आता है, मतलब थोड़ा सा ब्लोट कर देता है थोड़े समय के लिए आपके पेट को। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कोकोनट वाटर से वजन बढ़ता है, कोकोनट वाटर वेट लॉस करने में मदद करता है। अगर आपको अपना वजन कम करना है, आप सैलड खाइए, फ्रूट्स खाइए, कोकोनट वाटर पीजिए, है ना, और नॉर्मल खाना खाइए। चावल कभी वजन नहीं बढ़ाता, आलू कभी वजन नहीं बढ़ाता, ये सब बहुत बड़े बड़े मिथ है। चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, आलू खाने से मोटे, आलू को फ्राई करके खाओगे तो मोटे ही होगे ना, बॉइल्ड करके खाओ आलू को, कोई मोटे नहीं होने वाले आप, ठीक है। अब नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे आलू का पराठा, भाई पराठा खाओगे तो मोटे ही होगे ना आलू के, बॉइल्ड आलू खाओ, कोई आपको मोटा नहीं करने वाला। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए विटामिन B9 अगर नहीं है तो भैया स्पाइनल कोड बता चुकी हूँ, उसको हम लोग बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ओके, स्पाइनल कोड डैमेज होती है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, और इसी की कमी से एक बीमारी होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिन लोगों में आरबीसी की जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाती है ना, आरबीसी की शेप ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर आरबीसी पर इफेक्ट पड़ेगा विटामिन B9 का, इतना याद कर लो, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल कार्ब्स रिच है, बिल्कुल आलू चावल सब कार्ब्स रिच है आपके, बट वजन नहीं बढ़ाते हैं हमारी बॉडी का, हमारा खाने का तरीका गलत है। आप दाल चावल खाइए, आपका कोई वजन नहीं बढ़ेगा। चावल हमारी बॉडी के लिए गेहूं के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर कोई आपको बोले गेहूं की रोटी खानी है या चावल खाना है, चावल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। चावल के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छे है, क्योंकि देखो गेहूं में नॉर्मल आपका ग्लूटेनिन पाया जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए उतना अच्छा सोर्स नहीं है जितना अच्छा आपके चावल के अंदर जो आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। पायरल कंपाउंड पाया जाता है आपका, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोटीन, हर चावल में अलग तरह के प्रोटीन होते हैं आपके, है ना। तो चावल कंपेयर टू रोटी के ज्यादा अच्छा होता है। दही के साथ खाइए, सैलेड के साथ खाइए, नींबू के साथ खाइए, कैसे भी खाइए, ओके, ठीक है। मैम B12 कितना होना चाहिए? देखो बेटा, इनकी लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो हर विटामिन की अलग लिमिट है, जो ना तो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाने वाली है ना तुम्हें याद रहने वाली है। हर विटामिन की एक लिमिट हमारे शरीर में फिक्स होती है। मिनरल्स की तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैं तुम्हें लिखवाऊंगी भी, बट विटामिन की अगर तुम पढ़े चक्कर में तो फिर जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना भी तुम्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चा जो विटामिन B7 जिसका केमिकल नेम आपका क्या है बच्चा? बायोटीन, ठीक है, केमिकल नेम बायोटीन, ये सबसे मेन है। आप सारे शैम्पू पर पढ़ना, सब पर बायोटीन लिखा मिलेगा, बायोटीन, बायोटेनिक एसिड, बायोटीन को ही वो घुमा फिराकर नाम उसका लिखेंगे, क्योंकि यही है वो जो हेयर ग्रोथ में मदद करता है ना।
सारे शैम्पू पर, कोई भी आप हेयर के लिए चीज यूज कर रहे हो ना, ये आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा। ओके, B5 B7 जरूर लिखे मिलते हैं। बाल्डनेस, गंजापन, अगर तुम्हारे अंदर विटामिन B7 की कमी है तो परमानेंट बाल उड़ जाएंगे, गंजे हो जाओगे आप समय से पहले। दूसरा गंजापन का आपका रीजन होता है इस B7 की कमी से होता है स्कैल्प इन्फेक्शन। देखो, एक होता है नॉर्मल डेंड्रफ होना, हमने ऐसे ऐसे किया, हमें थोड़ा बहुत डेंड्रफ आया, ये ठीक है, शरीर में आपकी थोड़ी ड्राइनेस है, स्किन थोड़ी ड्राई है, ये चल जाएगा। कुछ लोगों पे ऐसे होता है कि ये आपकी स्कैल्प पर, सर पे ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े चकते बने हुए हैं, है ना, मतलब अगर तुम उनको गंजा कर दो, नॉर्मली मैंने डॉक्टर्स को देखा है, डॉक्टर बोलते हैं आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लड़के हैं या लड़कियां, आपको अपने एक बार सारे बाल क्लीन कराने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है ना बालों में कहाँ तक इन्फेक्शन है। इससे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे गांव में मतलब चाचा लगते हैं वो हमारे, उनको ये बीमारी हुई थी, है ना। बीमारी क्या थी उनके पूरे सर के अंदर ना, तो भाई लड़के तो करा ही लेते हैं, तो वो क्या है, गाँव में अपना लिया उन्होंने, अपना नीम वीम लपेटा अपने सर पे, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको स्कैल्प इन्फेक्शन हुआ है, जो ऐसे ठीक नहीं होगा। उनको बार बार फोड़े बनते थे उनके सर में, तो काफी लंबे समय तक प्रोसेस उनका चला था, ट्रीटमेंट चला था, तब जाके उनका सर ये ठीक हुआ था। तो ये जो स्कैल्प इन्फेक्शन है, ये भी बाल उड़ने का कारण बन सकता है, आपके परमानेंट बाल उड़ सकते हैं। याद रखेंगे, B7 चुकंदर में, प्याज में आपका बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। प्याज में एक और चीज होती है आपका सल्फर। अगर किसी को स्कैल्प इन्फेक्शन है या डैंड्रफ ज्यादा है, डैंड्रफ मतलब सर्दियों में बहुत चकते वाला डैंड्रफ पड़ता है, बालों के ऊपर डैंड्रफ दिखता रहता है, आप ऐसे कोम करते हो उसमें दिख जाता है ऊपर, तो समझ लो कि आपको डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है। डैंड्रफ क्या है, एक फंगस है, ये फंगस है, कोई पालने की चीज नहीं है। तो ये जो बच्चा आपका प्याज है, इसमें होता है सल्फर, और सल्फर होता है एंटी फंगल, वो फंगस को मार देता है। तो इसीलिए अगर आपके समय से पहले बाल उड़े हैं, या आपके बालों के लिए सबसे अच्छा सोर्स, जो आप लोगों को मैंने बोला था, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, लड़के हैं या लड़की, आप हफ्ते में एक दिन नींबू का रस लगा सकते हैं, नींबू निचोड़िए, उसको अपने रूट्स में ऐसे ऐसे हल्का हल्का लगा लीजिए, बट रोज नहीं करना, हफ्ते में एक दिन ही, और हफ्ते में एक दिन लगाइए प्याज, है ना। आप बोलोगे मैम जब आपको इतना पता है तो अपने लिए क्यों नहीं करती हो, समय नहीं है क्योंकि मेरे पास में, ठीक है। तो बच्चा, एक दिन आपको लगाना है, प्याज को सिंपल कद्दूकस में कसिए, उसका रस निकालिए, यानी उसका जूस निकालिए, और उसको नॉर्मली अपने हेयर की स्कैल्प पर मसाज कीजिए, जिससे आपके जो हेयर टूट रहे हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब बाल झड़ने, जो टूट गए हैं उनको वापस नहीं लाएगा, लेकिन बाल झड़ने से रोकता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई शैम्पू, कोई मार्केट में कुछ भी मत करना। स्कैल्प इन्फेक्शन है तो देखो अलग बात है, बट सिंपल डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल ऑयली बहुत होते हैं, है ना, कुछ लोगों के बाल अपने आप बिना ऑयल लगाए भी ऑयली हो जाते हैं, तब आप लोग ये दोनों चीजें कर सकते हो। चुकंदर और प्याज को अगर एक साथ लगाना है वो भी कर लो तो अच्छी बात है। कुछ लोग गुड़हल का इस्तेमाल करते हैं, गुड़हल जो आपका फूल होता है, उसके अंदर उसको पानी में उबाल के, और चुकंदर को पानी में उबाल के, वो भी यूज करते हैं कुछ लोग, बट समय वाली चीजें हैं, सारा खेल समय का है। इंस्टेंट आपका जो है प्याज और नींबू सबसे ज्यादा आसान है। सिल्की हेयर्स के लिए नींबू होता है, नींबू बहुत अच्छी कंडीशनिंग करता है हमारे बालों की, एज अ कंडीशनर हमारे बालों के लिए काम करता है। हाँ, नींबू ऑनियन मिक्स कर सकता है, कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी अलग अलग लगाओ, जिससे ताकि दोनों अपना काम करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका विटामिन B12, जिसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमिन। अब देखो यहाँ पर कोबाल आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक भी हो सकता है, याद रखेंगे, इसकी कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। कुल मिलाकर ये दोनों ही विटामिन आरबीसी पर इफेक्ट डालते हैं, किस पर, आरबीसी पर इफेक्ट डालते हैं। नर्वस सिस्टम में बहुत सारे लोगों के अंदर डिसऑर्डर देखा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा सोर्स आपकी ग्रीन वेजिटेबल, और B12 वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छा होता है आपका पालक, ठीक है जी। हमारे शरीर में विटामिन B12 कहाँ बनता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, जो विटामिन के और विटामिन B12 को बनाने में मदद करता है। मैम मैं एनफ विटामिन डी खाऊं लेकिन धूप में बिल्कुल ना जाऊं तो हाँ डेफिशिएंसी होगी, ये काम नहीं करेगा ना बेटा। तनुज, ये काम जब भी करता है जब आप धूप में जाओगे, आपको लाइट मिलनी चाहिए, यूवी रेज का कांटेक्ट होना जरूरी है आपकी बॉडी में, तभी विटामिन डी काम करेगा।
देखो थोड़ा बहुत आप ठीक फील कर सकते हो, बेटर फील कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है तुम्हें ठीक दोपहरी में जाना है, 2 बजे जाके धूप में खड़ा होना है। हल्की हल्की भी धूप है ना कहीं पर, जैसे सुबह की होती है 6 बजे की, 5:30 बजे की, वो लगा लो, शाम की लगा लो हल्की, बस धूप लग जाए आपकी बॉडी को। और जरूरी नहीं है पूरे खड़े हो, आपकी बॉडी में कहीं पर भी धूप लगेगी वो काम करना शुरू कर देगा। मैम आप राजस्थान से हो क्या? नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चे आपके क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स किसमें है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन देखो कितने खतरनाक बीमारियां होती है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है। इनमें मिनरल्स में भी 2 होते हैं। देखो ओवरऑल न्यूट्रिएंट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट में है, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर मिनरल्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मैक्रो जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है, और दूसरे माइक्रो जिनकी बहुत थोड़ी अमाउंट में जरूरत होती है, बट हर एक चीज जरूरी है। कैल्शियम की हमें दिन में आपकी बच्चा पर डे 600 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है अडल्ट के लिए। घाव भरने में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में, खून का थक्का जमाने में ये हमारे शरीर में मदद करता है। ठीक है, हड्डी बनाने में, टीथ फॉर्मेशन में, दांतों को बनाने में मदद करता है। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। सोर्सेज आपके मखाने के अंदर, मिल्क के अंदर, एग, अनियन, डेट्स, गोभी, इन सभी के अंदर आपका क्या बच्चा? कैल्शियम पाया जाता है। डिजीज बता चुकी हूं, ऑस्टियोमैलेसिया, जिससे बैकबोन में, ठीक है, फीमेल की बैकबोन में ज्यादा दर्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद बनने शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम अगर ज्यादा ले लोगे तो किडनी स्टोन बन जाएगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा, है ना। जिनको किडनी स्टोन हो या बॉडी में कहीं पर भी स्टोन बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? टमाटर नहीं खाना। क्यों? क्योंकि टमाटर के अंदर कैल्शियम भी है और ऑक्जेलिक एसिड भी है, जो हमारे शरीर में और कैल्शियम से जाकर मिलेंगे और कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेंगे, और ये कैल्शियम ऑक्सलेट फिर उस किडनी के साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है। एनीमिया का मतलब होता है नॉर्मली आयरन की कमी। आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है मैम, एक ग्लास मिल्क में कितने कैल्शियम होता है? एक ग्लास मिल्क के अंदर आपका सफिशियंट होता है वैसे, है ना। वैसे मतलब देखो एक्चुअली में उसमें 300-400 मिलीग्राम निकलेगा आपका, लेकिन बाकी चीजें भी हम बहुत सारी ऐसे खाते हैं जिससे कैल्शियम आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए डिपेंड करता है ना कि भाई आप अब कैसा दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, डेयरी का दूध है, वो दूध के अंदर भी तो है भाई, हर दूध में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका अगर क्लोरीन। क्लोरीन हमको डेली 2300 मिलीग्राम खाना होता है अडल्ट को, बच्चों को 300 से 800 मिलीग्राम पर डे खाना होता है। अब ये क्लोरीन क्यों जरूरी है मैम? भाई हमारे पेट के अंदर ना एक एसिड बनता है जिसका नाम है HCl, इसमें क्लोरीन है ना। ये क्लोरीन कहाँ से आ रहा है? खाना पड़ेगा ना हमको, तभी तो हमारे शरीर में HCl बनेगा, नहीं तो ये H आयन नहीं घूमता फिरेगा इधर उधर। तो HCl बनाने में क्लोरीन जरूरी होता है, और ये मैक्रो बता रही हूँ अभी मैं सारे आपको। बॉडी की बॉडी क्लींजर के रूप में कार्य करता है ना। क्लोरीन क्या है? हम लोग इसको पानी के अंदर डालते हैं ना एंटी इन्फेक्शन के रूप में, यानी इन्फेक्शन को कम कर देता है। पानी के अंदर छोटे मोटे जर्म्स, बैक्टीरिया, उन सबको मार देता है क्लोरीन। वही काम ये हमारी बॉडी में भी करता है। हमारी बॉडी में 70% तो पानी ही है ना, 70 to 80% पानी है, तो उसके अंदर भी ये एक तरह से क्लींजर के रूप में कार्य करता है। सोर्सेस गाय और बकरी के दूध में बहुत ज्यादा पाया जाता है आपका। ठीक है, सी फूड्स के अंदर, सभी के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, फिश के लीवर में पाया जाता है। अगर क्लोरीन की कमी है तो आपको होगा हाइपोक्लोरेमिया। हाइपोक्लोरेमिया यानी HCl जो है ये आपके शरीर में कम बनेगा, और यदि HCl हमारे शरीर में जितनी अमाउंट चाहिए उससे कम बनेगा तो भैया मेरे क्या होगा? मैम एसिड है, अच्छी बात है, कम बने, एसिडिटी कम बनेगी, नहीं, खाना नहीं पचेगा। खाना पचाने में मदद करता है HCl आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन। आयोडीन डेली हमको 150 से 200 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर यानी घेंगा रोग। ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा। ओके, लहसुन के अंदर होता है, सी फूड्स के अंदर होता है, कैरेट के अंदर होता है, गाजर के अंदर होता है। मेंटल डिसऑर्डर, अगर किसी के अंदर आयोडीन की बहुत कमी है तो इन बच्चों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर देखा जा सकता है। ठीक है भाई, इन बच्चों के अंदर क्या बच्चा आपका? मेंटल डिसऑर्डर देखा जा सकता है। मैम हाइट कितनी एज तक इंक्रीज होती है? लड़कियों की आजकल की अगर मैं बात करूं तो 13 साल मैक्सिमम। लड़कियों की 13 साल के बाद में मेरे को नहीं लग रहा किसी की एज अब हाइट बढ़ रही है।
है ना। एक इक्का दुक्का केस हो तो देखो अलग बात है। और लड़कों की भी 16-17 साल, 16 साल ही है वैसे लड़कों की भी ना, आजकल लड़कों की भी अब कम ही बढ़ती है हाइट। मुझे भी किडनी स्टोन था, डॉक्टर ने पालक टमाटर दूध वगैरह, हाँ ये इसीलिए मना किया ना, जिसमें भी कैल्शियम ज्यादा होगा वो आपको मना कर देंगे। सबसे पहले टमाटर के लिए देखो, टमाटर ही नहीं, आपको टमाटर नहीं खाना, आपको अमरूद नहीं खाना, जितनी भी बीज वाली चीजें होती है वो नहीं खानी होती। सी फूड्स क्या होता है बेटा, ये जो होते हैं आपके केकड़ा वगैरह और जो ये प्रॉन्स वगैरह, ये सब सी फूड्स में ही आते हैं, मछली सी फूड्स में ही आती है। ओके मैम, सब्जी पकाने के बाद न्यूट्रिएंट्स मर जाते नहीं, ऐसा नहीं होता। सब्जी पकाने के बाद में न्यूट्रिएंट्स नहीं मरते हैं, डिपेंड की सब्जी कौन सी है ना। और किस टेम्परेचर पर, जैसे हम लोगों में एक आदत होती है इंडियंस के अंदर कि यार मिक्स वेज बनानी है, चलो तल के बनाते हैं, हम पहले उसको डीप फ्राई करेंगे फिर उसमें तड़का लगाएंगे, तो उसमें थोड़ी न्यूट्रिएंट की कमी होगी। आप नॉर्मल तड़का लगाइए, सब्जी में कोई न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है। सब्जी काटने के बाद धुलना नहीं होता है ना। जितना भी आपको धुलना है ना सब्जी को, 1 घंटा 2 घंटा चाहे उसको पानी में डाल के रख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। काटने से पहले धो लीजिए उसको, काटने के बाद हमको धुलना नहीं होता है, ठीक है। अगर काट के धुलोगे तो वहां पर थोड़ी सी विटामिन बी और सी कम हो जाता है। 85 kg बॉडी वेट है, क्या बात कर रही हो मैम, मेरी तो हाइट अभी बढ़ी है। भाई मैंने बोला ना इक्का दुक्का केस हो सकता है, इक्का बुक्का दुक्का केस हो सकता है। 90 kg 6'2", हाँ तो ठीक है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन वैसे तो ज्यादा है, 90 किलो नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 80 किलो वजन होना चाहिए। मैम बहुत ज्यादा गुस्सा किस वजह से आता है, आपके एनवायरमेंट की वजह से। गुस्सा आने का रीजन सिर्फ हमें हमारा एनवायरमेंट होता है, हम किस तरह के एनवायरमेंट में बच्चा पला बड़ा है, आप कितना किस चीज को सोचते हो, ओवर थिंक ज्यादा करते हो, काम कम करते हो। मतलब गुस्सा नॉर्मली तभी आता है जब हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग होता है और हमारा काम करने का मन ना हो, हमें सोचते रहते हैं कि यार ये काम है, ये कैसे करूंगा कैसे, वही चिड़चिड़ापन आपका गुस्से में चेंज हो जाता है। ओके चलिए, नमक में आयोडीन, हाँ मैं वही आपको बताने वाली थी। देखो कुछ समय पहले आपका क्या हुआ था, आयरन आ गया, चलो नमक बता देती हूँ पहले। कुछ समय पहले आपका क्या हुआ था कि ये जो नमक बनाने वाली कंपनी थी, ये आयोडीन, मतलब सरकार ने एक रूल निकाला कि भाई कंपनी जितनी भी नमक बनाने वाली है वो आयोडीन मिलाकर अगर नमक बेचेंगी तो उनका नमक बिकेगा, अदरवाइज तुम्हारा नमक नहीं बिकेगा। कुछ कंपनीज ने क्या किया भाई, बोल दिया हम तो लॉस में है, हमारा इतना नमक बिकता ही नहीं है, हम आयोडीन मिलाएंगे तो हम मतलब घाटे में चले जाएंगे। तो कंपनी ने बोला, भाई जो सरकार है आपकी, उसने बोला, भारत सरकार की बात कर रही हूँ, कि ठीक है भाई कुछ समय के लिए, तो 5-6 साल का ऐसा समय आया था जब आयोडीन मिलाना नमक के अंदर बंद कर दिया गया था। और उसी समय पर गोइटर यानी घेंगा की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी लोगों के अंदर, है ना, क्योंकि सस्ता नमक लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। इतनी जानकारी थी नहीं कि आयोडीन हमारे लिए कितना जरूरी है ना। या फिर वो साबुत नमक जो आपका होता है वो खरीदना शुरू कर दिया लोकल, कि नहीं उसमें मिनरल्स ज्यादा है, उसमें मिनरल्स तो ज्यादा है लेकिन आयोडीन ज्यादा नहीं है। जैसे काला नमक, सेंधा नमक, उनमें मिनरल्स नो डाउट ज्यादा है बट उनमें आयोडीन नहीं है। आयोडीन जो नमक बनाने वाली कंपनीज होती हैं वो नमक बनाने वाले प्रोसेस में उसमें आयोडीन मिलाती हैं, जिसकी एक फिक्स अमाउंट है। अगर कोई कंपनी आयोडीन नहीं मिलाएगी तो कंपनी पर ताला लग जाएगा, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में ये बिल्कुल फिक्स रूल है कि इतनी परसेंटेज आपको आयोडीन मिलाना ही है, नमक बेचो या मत बेचो। ये स्ट्रिक्ट रूल है कि बिना आयोडीन के आपको मार्केट में नमक नहीं मिलेगा। टेबल सोल्ट की बात कर रही हूं, सेंधा नमक काला नमक नहीं, टेबल सोल्ट नहीं मिलेगा। टेबल सोल्ट अगर कोई लिख रहा है तो उसमें आयोडीन होना चाहिए, पढ़ लिया करो। अगर आयोडीन नहीं है तो बोल दो भैया तुम्हारी कंपनी पर ताला लग जाएगा, ठीक है। पिंक सोल्ट में आयोडीन नहीं होता, मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। पिंक सोल्ट, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, गुलाबी नमक, पिंक सोल्ट, आपका काला नमक, इनमें आयोडीन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिथ इंडिया के अंदर फैल चुका है कि लाहौरी नमक खाओ, सेंधा नमक खाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। अरे भाई कोई लेना देना ही नहीं है। नमक चाहे आप कोई भी खा रहे हो, ब्लड प्रेशर का सीधा कंट्रोल है सोडियम लेवल से, है ना। जितना सोडियम लेवल है, अब इन तीनों नमक में लगभग इक्वल मात्रा का आपका सोडियम है। तो आपको अगर बीपी को कंट्रोल करना है ना, तो आपको नमक की अमाउंट को कम करना होगा। आपको 5 मिलीग्राम डेली नमक की अमाउंट को कम करना होगा, तब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। ऐसा नहीं है कि टेबल सोल्ट से आप स्विच करके लाहौरी नमक पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयरन, आयरन क्या है भाई, मेल्स को आपका 8 आपका माइक्रोग्राम पर डे,
लड़कियों को देखो ज्यादा खाना चाहिए। रीजन, लड़कियों की होने वाली जो आपकी पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के समय में जब ब्लड लॉस होता है उस समय पर बहुत आयरन लॉस होता है फीमेल के अंदर, इसीलिए लड़कियों को आयरन ज्यादा खाना चाहिए। दूसरा रीजन होता है कि भाई जो आपके हेयर्स है वो लड़कों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं, उसका भी एक रीजन माना जाता है। प्रेग्नेंट लेडी को 42 आपका माइक्रोग्राम डेली खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए जरूरी होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, हीमोग्लोबिन का लेवल आपका बैलेंस करके रखता है। आयरन की कमी से होती है एनीमिया डिजीज, ठीक है। एनीमिया में कुछ लोगों में तो ब्लू ब्लू कलर के ना स्पॉट्स भी देखे जाते हैं, है ना, कुछ लोगों में ब्लू ब्लू कलर के स्पॉट्स भी देखे जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, डेट्स यानी खजूर और अंडे के अंदर आपका आयरन पाया जाता है। ओके, ग्रीन वेजिटेबल मेन सोर्सेज है आपका किसका बच्चा, बेसिकली आयरन का। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट है बच्चा क्या आपका पोटेशियम। 5 ग्राम पर डे हमको लेना चाहिए। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में बहुत मदद करता है हमारे शरीर में। और हार्ट कॉन्ट्रेक्शन मतलब हमारे हार्ट और मसल्स के लिए, हार्ट और मसल के लिए दो ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ऑप्शन में सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, या आपका पोटेशियम होगा। अगर मसल फटीक की बात करूं, जैसे होता है ना बहुत बार हमने नॉर्मली काम नहीं किया, हम जिम गए पहले दिन या कुछ भी, तो हमें दर्द होता है, वो होता है मसल फटीक, जो मैग्नीशियम की कमी से होता है ना। दूसरा लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, वो भी एक रीजन होता है। बाकी मसल की नर्व्स के लिए, हमारी पूरी बॉडी में एक तरह से नर्वस सिस्टम के लिए, नर्व सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है पोटेशियम एंड सोडियम। और ब्रेन के लिए और हमारे हार्ट के लिए भी सोडियम और पोटेशियम बहुत जरूरी है। इम्पल्स, ऐसे याद करो, इम्पल्स यानी आवेग बनाने का कार्य करता है। इम्पल्स आवेग बनाने का, और आवेग को आप आसान भाषा में समझ सकते हो बिजली बनाने का। हमारे दिमाग, हमारे हार्ट, सब जगह एक बिजली बनती है। आसान भाषा में ऐसे समझो, वो बिजली नहीं बनेगी तो मोटर नहीं चलेगी। चलिए, ओके। सोर्सेज, टमाटर, ऑलिव ऑयल जो होता है आपका, आलमंड यानी बादाम, बनाना, केले के अंदर आपका अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। आपको यदि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो आपको पोटेशियम को भी कम खाना होगा। जिनको बीपी हाई है उनको लो पोटेशियम, लो सोडियम की चीजें खिलाई जाती हैं। और अगर किसी के अंदर पोटेशियम की अमाउंट कम है तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम होगा, उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक बच्चा हमारी सलाइवा के लिए जरूरी होता है। हमारा लार बनाने में जिंक मदद करता है, आंसू बनाने में जिंक मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसुलिन हार्मोन, जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, आप कभी डायबिटीज या शुगर वालों की दवाइयां देखना, या जिनको इंजेक्शन लग रहे हो, वो इंसुलिन के साथ में जिंक भी लिखा होगा। शुगर और डायबिटीज वाले लोगों को साथ में जिंक भी खिलाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है ये इंसुलिन के हार्मोन को ज्यादा बनाएगी हमारी बॉडी के अंदर, जिससे शुगर लेवल हमारी बॉडी में कंट्रोल में रहेगा। केले के अंदर, जैसा कि मैंने बोला था, पहले बोला जाता था कि भाई एक सेब डेली खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। अभी एक बनाना यानी एक केला डेली खाओ तो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर, केले के अंदर आपका पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, शुगर लेवल भी उसके अंदर आपका ठीक ठाक होता है, फाइबर्स होते हैं, जिंक होता है, ये सब आपकी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। दूध के अंदर भी होता है, और अंडे के अंदर भी मैंने बोला था सारी चीजें पाई जाएंगी। मैम स्टार्च मार्क्स कैसे, ठीक, स्ट्रेच मार्क्स बोल रहे हो। देखो, अगर आपको प्रेगनेंसी वाले स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, है ना, किसी भी लड़की को प्रेगनेंसी वाले अगर स्ट्रेच मार्क है, जो नॉर्मली आपके बैली बटन से नीचे होते हैं। अच्छा, एक और मिथ है इंडिया में कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसने खुजा लिया होगा इसलिए वो स्ट्रेच, अरे भाई कैसी बातें कर लो, मैंने यहाँ खुजा लिया, मेरे को यहाँ पर मार्क्स बन गए, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स आते क्यों हैं? वो तब आते हैं जब हमारा एक्स्ट्रा वेट गेन होता है, जब किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मली जिन लड़कियों की हाइट कम होती है उनको ज्यादा देखे जाते हैं, और या जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, है ना। तो वो आपकी जो खाल है ना बच्चा, वो क्रैक होती है, आपकी खाल क्रैक हुई है, नॉर्मली मिनरल्स, आयरन, इन सब की कमी से भी आपकी स्किन क्रैक हो जाती है, और वो क्रैक हुई खाल दोबारा ठीक नहीं होती। आपको कोई कितना भी कह ले, सर्जरी कराई हो तो पता नहीं, बाकी कोई कितना भी कह ले ये ट्यूब लगाओ वो ट्यूब लगाओ, स्ट्रेच मार्क्स दोबारा आपके ठीक नहीं होते हैं, वो एज इट इज ही रहेंगे, है ना। दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया है, प्रेगनेंसी के समय यदि आप ध्यान रखेंगे, आप प्रेगनेंसी के समय पर ही दवाई ले लीजिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कि मुझे स्ट्रेच मार्क बनने शुरू हो गए हैं, तो वो कम बनेंगे, है ना, वो कंट्रोल हो सकते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी के समय पे, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, एग आर्टिफिशियल होता है, मार्केट में आजकल एग मिल रहे हैं भाई आपके आर्टिफिशियल,
नेक्स्ट है बच्चा आपका सोडियम। तो सोडियम जैसा कि बताया ब्रेन और हार्ट में इंपल्स जनरेट करता है, आवेग बनाता है, बिजली बनाने का काम करता है। ज्यादा है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर सोडियम लेवल कम है ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, जिसको हम लोग आपका हाइपोटेंशन बोलते हैं। मैग्नीशियम की यदि बात करूं मसल्स मूवमेंट में, जैसा कि अभी मैंने बताया था, उसमें मदद करता है। अंडे के अंदर आपका अच्छी खासी अमाउंट में मैग्नीशियम पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर बच्चा आपका, नहीं ये तो लगा गया यहाँ पर, ओके। तो ये भाई आपके कुछ मिनरल्स है, इनमें से जो आपके माइक्रो है वो मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, और आपका नहीं ये नहीं आएगा, आयरन है, ठीक है। ये हमें थोड़ी अमाउंट में जरूरत होती है बट लेकिन हमें जरूरत होती है डेली, ओके। जिम से लड़कों को आते हैं, लड़कों को आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखो लड़कों को मैं आपको बताती हूँ किस पार्ट्स पर, नॉर्मली कंधे वाले आपके हिस्से पर आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। रीजन होता है जिम में जब आप जाते हो तो देखो एक्स्ट्रा वेट बढ़ना और लॉस होना, दिस इज अ सिंपल रीजन ऑफ द स्ट्रेच मार्क्स। कि अगर आपका पहले एक बार बहुत वजन बढ़ा है और घटा है, वजन के अंदर अगर फ्लक्चुएशन हुआ है कुछ पर्टिकुलर टाइम में 6 महीने के अंदर, तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे, है ना। लड़कों को नॉर्मली कंधे पर स्ट्रेच मार्क्स आते हैं आपके, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वजन बढ़ने और घटने की वजह से आते हैं, ये सिंपल रीजन है। कोई ठीक नहीं है बेटा, कोई कितनी दवाई लगा लो कुछ ठीक नहीं होने वाले स्ट्रेच मार्क्स। जो खाल एक बार फट गई है ना, वो ठीक कैसे होगी, वो फट गई तो फट गई। मैम कुछ लोगों की बहुत जल्दी कम होती है और बहुत जल्दी बढ़ जाती है, वो क्यों होता है? कुछ लोगों का बीपी, अच्छा कुछ लोगों का बीपी जो है बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है कम होता है। उसका देखो बढ़ने के बाद में कम होना तो दवाई से ही पॉसिबल है। बढ़ना रीजन सिंपल है, आप नमक ज्यादा खाते हो, टेंशन ज्यादा लेते हो, या फिर आपके लेवल आपके शरीर तला हुआ ज्यादा खाते हो, तो ये रीजन होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट लॉस होने के रीजन क्या होते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट लॉस तो नहीं होते हैं कुलदीप, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट बढ़ता है महिलाओं का, मैंने तो किसी का नहीं सुना वेट लॉस होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद किसी भी महिला को 1 साल तक वर्कआउट नहीं करना चाहिए, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, है ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ये 1 साल तक आपका जितना वजन है, जैसे वजन है, आप उसके साथ सस्टेन कीजिए और अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। अगर स्पेशली किसी की सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको बोलते हैं और नहीं नहीं जाओ जिम जाओ ये जाओ, आपको डॉक्टर बोलेंगे आप घर के काम करना शुरू कर दीजिए, बॉडी को एक्टिव लेके आइए। कोई आपको ये नहीं बोलेगी कि आप जाओ और जिम में जाकर वजन उठाना शुरू कर दो, भाई बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। मैंने फीमेल्स को, एक महिला को दूसरी महिला से होड़ करते हुए, अच्छा वो जिम जा रही है मैं भी जिम जाऊंगी, ऐसे नहीं होता भाई। उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, फालतू मसल फटीक कर लोगे, है ना, कहीं मांस वांस फट जाएगा आपका, फिर और 6 महीने के लिए बिस्तर में पड़ जाओगे। 1 साल तक कोई एक्स्ट्रा हैवी वेट वाला काम नहीं करना चाहिए। सी सेक्शन वाली लेडीज को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी की सिजेरियन ऑपरेशन से या सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है ना, तुम्हें पता है बच्चों को पता नहीं होता कि सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है, सी सेक्शन क्या होता है। उनको एक ही बात पता है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, नॉर्मल पैदा हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन पता है आज के समय में भी, तो सिजेरियन, सी सेक्शन, ऑपरेशन ये सब सेम बातें हैं आपकी। मैम विदाउट प्रेगनेंसी डिलीट गर्ल्स को भी स्टेट मार्क्स होता है क्या? हाँ हाँ ठीक है, विदाउट प्रेगनेंसी भी हो जाते हैं बेटा। प्रेगनेंसी तो मैंने समझाने के लिए बताया है मोहिनी, इट इज जस्ट अबाउट वेट लॉस एंड वेट गेन। जैसे कोई लड़की बड़ी हुई, प्यूबर्टी एज शुरू हुई ना, 13-14 साल की उम्र में आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, तो उसका वजन बढ़ना शुरू हो गया, या वो पहले मोटी थी अब पतली हो गई, आ जाएंगे स्ट्रेच मार्क्स, किसी भी रीजन से आ जाएंगे। मैम बट मेरा हुआ था, ड्राई स्किन है एंड बट ठीक हो गया है, पैसा लगा था 1000 प्लस मेडिसिन। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ ना स्वीटी, कि अगर आप लोगों को कुछ भी पिंपल या हेयर्स की बीमारी, तो ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए नेचुरल चीजों पर ज्यादा फोकस करें। वेट इज द मेन रीजन, वेट इज द मेन। सी सेक्शन राशि, सी सेक्शन कुछ नहीं है भाई, अरे ऑपरेशन जो बोलते हैं, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी एंड ऑपरेशन वाली दोनों ही डिफिकल्ट होती है। जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें वेजाइनल एक कट लगाया जाता है, जो वेजाइना होती है वहां पर एक कट लगाया जाता है, जो 4-5 टांके वहां पर भरे जाते हैं, बट वो बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है, 10 दिन 15 दिन में वो टांके हील हो जाते हैं ऑटोमेटिक।
लेकिन जो सी सेक्शन होता है, जो ऑपरेशन आपका होता है, उसमें आपकी 7 लेयर्स को काटा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर 7 लेयर्स के बाद में बच्चा होता है, तो पहले फैट लेयर, टिश्यू लेयर, ये लेयर, वो लेयर, इस तरह से 7 लेयर्स को पूरा काटा जाता है। फिर उसके बाद में पूरे डॉक्टर ऐसे हाथ अपने अंदर घुसाते हैं, टिपिकली अपने हाथ अंदर घुसाए जाते हैं, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, फिर प्लेसेंटा को काटा जाता है। ठीक है, ये होता है आपका सी सेक्शन डिलीवरी। तो आप ये सोचो कि आपने देख तो लिया कि 1 महीने 2 महीने में अरे ऊपर के टांके भर गए, चल अब काम पे लग जा। भाई जो अंदर है, ऊपर वाले को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, वो टांके जल्दी हील हो जाते हैं, स्किन उसको लगातार भर रही है हमारी, लेकिन जो अंदर की लेयर कटी है ना, उनको भरने में बहुत लंबा समय लगता है। 6 महीने तो मिनिमम लग जाते हैं उनको भरने में। मेडिसिन के साइड इफेक्ट बिल्कुल होते हैं। नॉर्मली मैंने किडनी रिगार्डिंग देखे हैं, किडनी के बहुत सारे केसेस सुने हैं मैंने, आपके जो दवाइयां होती हैं इनसे। ठीक है, चलिए और बताइए, पिछली क्लास में, अब की क्लास में कोई भी डाउट है जल्दी से पूछो। मैम मेरा डाउट बताइए। ठीक है अर्चिता मैम, लेडी बेहोश होती है क्या ऑपरेशन के टाइम? डिपेंड करता है लाभा, इट इज डिपेंड कि आपको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया गया है। आजकल तो नहीं देते, आजकल तो आप लोगों को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। बेसिकली आपको मतलब सुन्न कर दिया जाता है बॉडी को ना, हमारी बैली बटन से नीचे वाले हिस्से में हमारी सेंसेशंस खत्म हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी में। अच्छा एक और मिथ है, एक आपको इंजेक्शन लगाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, इस रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बेसिकली आपको स्पाइनल कोड के जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए वो आपका लगाया जाता है ना, कि आपसे जो बैली बटन से नीचे वाला हिस्सा है वो कुछ फील ना हो, उसमें कुछ दर्द फील ना हो। बट जब आपका ऑपरेशन होता है तो आपको फील होता है, 1 कट लगा है, 2 कट लगा है, अब खाल को ऐसे खींचा गया है, अब बच्चे को ऐसे खींचा गया है, ये इतना सेंसेशन होता है हमारी बॉडी में, इतना हमें फील होता है। बट इट इज अ गुड फीलिंग, वो कोई बेकार फीलिंग नहीं होती, वो एक फीमेल के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन हाँ ये आपका बिल्कुल वो है कि जब उस समय पर पूरी तरह से बेहोश नहीं होती है। इफ यू वांट तो आप अपनी सर्जरी देख सकते हो, बट नॉर्मली डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि कहीं लड़की घबरा ना जाए, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन ना जाए। बट इफ यू वांट, आप बोल्ड है तो वो आपको बोल देंगे, और आपको देखनी है तो आप अपनी सर्जरी लाइव देख सकते हो। ठीक है, नहीं मैं डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ मैम। हमारे राइस में सा केड़ा हुआ निकलता है, पता नहीं, कुछ कूड़ा पूछ रहे हो क्या? कैसा कूड़ा निकलता है बेटा? वो उसका छिलका होता है। ठीक है मैम, आंवले में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। आंवले के अंदर तो भाई बहुत सारी चीजें होती है, विटामिन ए, ई, सी, आयरन होता है यार, बहुत सारी चीजें होती है आंवले के अंदर। कोलेस्ट्रोल से बीपी प्रॉब्लम, हाँ कोलेस्ट्रोल, बीपी एंड डायबिटीज, ये तीनों बीमारियां आपस में कैसे रिलेट करती हैं? देखो अगर आपके शरीर में बीपी की प्रॉब्लम है, मतलब सोडियम लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर आपकी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसे केस में तुम थोड़ा बहुत तला भुना खाते हो, तो वो कोलेस्ट्रॉल के अपने साथ बहाकर नहीं लेकर जा रहा है, वो जगह जगह छूट रहा है, वो उससे जमा हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा आपको। ठीक है, तीसरा होता है आपको डायबिटीज। भाई जिस हिसाब से हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज कहीं कहीं जमा रह जाएगा, ये रीजन होता है। ऑल तो कोई वैसे कनेक्शन नहीं, आप डॉक्टर से पूछोगे, कोई कंपलसरी नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसको बीपी है कोलेस्ट्रॉल होगा ही डायबिटीज। बट अगर बीपी वाला बंदा जो है खुद का ध्यान नहीं रखता, परहेज नहीं करता, दवाई समय से नहीं खाता, एक्सरसाइज नहीं करता, तब ये दिक्कतें उसको होंगी। ठीक है, तब ये दिक्कतें उसको होंगी। ब्लड प्रेशर एंड शुगर प्रॉब्लम जेनेटिक बिल्कुल नहीं होती। डिजीज, अच्छा मैंने शायद इस क्लास में भी नहीं कराया है, ब्लड प्रेशर और ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। नमक का पानी पिलाने बीपी कम हो जाए तो नमक और चीनी का पिलाओ तो ज्यादा बेटर है, नमक और चीनी मिला के। मैम एमाइलेज एंजाइम पैनक्रियाज, हाँ बनाता है पैनक्रियाज, बिल्कुल बनाता है। मैम अप्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी की संख्या कम हो गई है। ठीक है, चारकोल, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें? विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा खाइए, आप खट्टी चीजें ज्यादा खाइए, तला हुआ छोड़ दीजिए। मसल्स क्रैम्प्स कंटिन्यू आते हैं तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है आपकी बॉडी में, है ना। शुगर जेनेटिक नहीं है, डायबिटीज, शुगर, बीपी, ये कैंसर, ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है, करवाऊंगी डोंट वरी। आंवला की तो बेटा सारे ही बेनिफिट है, तुम खा लो यार आंख बंद करके आंवला, ऐसे मैं एक नहीं बताऊंगी, बहुत सारी चीजों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ कंट्रोल कर लेगा आपके शरीर में। मैम B12 के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होते हैं क्या? नहीं होते, वो डॉक्टर के प्रेफरेंस में, यदि आप लगा रहे हो, कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी थोड़ी इंजेक्शन लगा देगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
आपके वैसे भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो बाहर निकल जाता है ना, हमारे सूसू और पसीने के रूप में भी बाहर निकल जाता है। बीपी लो को मीडियम करने का मेडिसिन, बीपी लो को मीडियम नहीं, बीपी लो को बढ़ाने के लिए आपका घमोरिया क्या होता है यार, घमोरिया बेसिकली अभी जैसे गर्मी चल रही है ना, तो आप ज्यादा हीट के अगर पास है तो आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल दे रही है कि इतनी हीट मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो स्किन से आपकी बाहर निकालती है उसको। थैंक्स मैम इतना काइंडली रिस्पॉन्स देने के लिए। ओके लाभा, ज्यादा एग खाने के नुकसान बताओ। बहुत सारे हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है अगर कोई ज्यादा खाता है, प्रोटीन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। मैम टीथ को क्या यूज करें, टीथ के लिए आपके विटामिन सी अच्छा होता है मैम, हैवी प्रोटीन का खाना बिल्कुल। स्टमक पेन का रीजन होता है कि आपको प्रोटीन उतना डाइजेस्ट नहीं होता, आपको कम प्रोटीन खाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोई भी प्रोटीन रिच सोर्सेज खाती हूँ तो मुझे पेट में हल्का सा दर्द होता है या मुझे अच्छा फील नहीं होता, तो यानी मेरी बॉडी उतने प्रोटीन को नहीं पचा पा रही है, मुझे थोड़ा कम खाना पड़ेगा। सहीन पेन क्यों होता है मैम, सहीन पेन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, प्रोटीन ज्यादा खाओ, कार्डियो करो, फैट लॉस पक्का। ये कोई जिम वाला बंदा है, ये क्लास में कोई जिम वाला बच्चा है, जिम वाले बच्चे ही ऐसी लिखते हैं प्रोटीन खाओ, ये करो वो करो ये करो, फैट लॉस हो जाएगा। देखो फैट लॉस होने का सिंपल मैं आपको बताती हूँ। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, अगर आप मुझसे मुझसे पूछोगे जिम और योगा में से आप किसको प्रेफरेंस दोगे, तो मैं योगा को प्रेफरेंस दूंगी, है ना, क्योंकि वेट लॉस आपका लंबे समय में जरूर होगा बट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। योगा जो है वो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज कराता है, बहुत सारे ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रोल को, इन सबको कंट्रोल में लेके आ सकता है, तो इट इज गुड फॉर आवर बॉडी। बाकी विटामिन सी फैट लॉस में बहुत मदद करता है। गर्म पानी, बेटा इतनी गर्मी में गर्म पानी पियोगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, सर्दियों में पी सकते हो आप गर्म पानी। गर्म पानी और नींबू का भी एक मिथ चला हुआ है कि गर्म पानी में नींबू घोल के पिए आपका वजन कम जल्दी हो जाएगा। भाई डेली अगर आप बहुत ज्यादा नींबू घोल के पियोगे ना, उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, हमें नींबू ज्यादा भी नहीं खाना, एक लिमिट होती है हर चीज के खाने की, और ज्यादा इंटेक करोगे गर्म पानी में बहुत जल्दी आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देगा वो एसिडिटी के अमाउंट को। थैंक यू सो मच राशि, लेकिन अगर मैं टीचर नहीं बनती तो फिर तुम्हें कैसे कोई पढ़ाता। आज तक मुझे नहीं लगता आपने कहीं पर भी इतना डिटेल में चीजों को पढ़ा होगा, और अभी तो जस्ट शुरुआत है। चलिए, बायो सेक्शन कब खत्म होगा यार, अभी तो इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हुए हैं। मैम मुझे लगे हैं 20 इंजेक्शन B12 के, तो बेटा डॉक्टर ने लगाए होंगे ना, आपके शरीर में ज्यादा कमी होगी, डॉक्टर ने लगाए होंगे, वो जितने लगाएंगे आपके लिए सही है। ठीक है, केराटाइन भी, केराटाइन दो तरह का होता है, एक जो हमारी किडनी रिलीज करती है और एक कैराटिन होता है जो हमारे बालों में होता है। तो कैराटाइन जो है वो बहुत जरूरी है किडनी के लिए, वो थोड़ी अमाउंट में चाहिए, बट अगर नहीं है या ज्यादा बढ़ गया है तो किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई अब आपसे कल मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।